तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं बात करूंगा यूनिट 1 को लेकर, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशंस को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी हमारा इसके अंदर में हम पढ़ाई करेंगे, जितना भी हम यहाँ पर सीखेंगे वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। देखो जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर में यूनिट एंड डायमेंशन से आपको एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? देखो पहली चीज इसके अंदर में हमारे पास में जो कवर होता है वो यूनिट होती है, फिर इसी के अंदर में जो दूसरा हम बात करेंगे क्वांटिटीज को लेकर आता है, फिर देखिए हम डायमेंशंस होते हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे कि एक पार्ट इसके अंदर में ये होता है और दूसरा जो पार्ट होता है इसके अंदर में वो आपका होता है मेजरमेंट का। अब मेजरमेंट के अंदर में जो कवर करता है टॉपिक वो होता है मेरे पास में एरर। तो ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं, और एरर के अंदर में कहां से आप लोगों से पूछेगा, एक तो बेसिक इसके एरर को लेकर पूछता है, और दूसरा इसके अंदर में जो मेजरमेंट के गेज होते हैं, जैसे आप बात करें कि स्क्रू गेज हो गया या फिर वर्नियर कैलिपर हो गया। आप देखो पढ़ने को तो आप लोगों ने सारे टॉपिक इसके अंदर में पढ़ रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर में कंफ्यूजन है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेकर देखूं तो बहुत से लोगों को इनका लिस्ट काउंट नहीं निकालना आता है। लिस्ट काउंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आता भी है तो आप लोग रट लेते हैं, अच्छा वर्नियर कैलिपर का 0.01 हो गया, ठीक है, और मेरे पास में जो स्क्रू गेज है इसका 0.001 मेरे पास में हो गया, आपने रट लिया, बहुत अच्छे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी डेटा को चेंज कर दिया, जो स्केल की वैल्यूज है उनको चेंज कर दिया, तब कैसे भाई इसका लिस्ट काउंट निकालोगे आप लोग? तो वहां पर आप लोग की गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें चीजें रटनी नहीं है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। और यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को चीजें बिल्कुल डेप्थ में समझाऊंगा, जो कि आपके कंपिटिटिव एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास में अगला इसके अंदर में चैप्टर रहेगा, इसमें मैं 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। पहला जो रहेगा उसके मेरे अंदर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि क्या क्वांटिटीज होती हैं, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं बहुत इसकी थ्योरी को नहीं लेकर चलूंगा, बस जो मेन चीजें होंगी इसके अंदर में वो मैं कवर अप करता चलूंगा। फिर दूसरा मेरे पास में आता है डायमेंशंस। डायमेंशन के लेकर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर में आपके न्यूमेरिकल ही बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इन डायमेंशंस का यूज करके हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, कैसे इनका यूज करके मैं किसी फॉर्मूले की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता हूं कि ये फॉर्मूला मेरे पास में वैलिड है या नहीं है। फिर तीसरा जो इसके अंदर में आता है उसको हम जानते हैं मेजरमेंट के नाम से। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से इनको 1 बाय 1 करते हुए समझेंगे। पहला जो टॉपिक इसके अंदर में उठा रहा हूं मैं, क्वांटिटी को लेकर उठा रहा हूं। अब क्वांटिटी होती क्या है फिजिक्स के अंदर में? अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर में हमारी जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं उसको मेजर कर पा रहा हूं, अगर वहां पर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो वो सारी मेरे पास में क्या होती है? क्वांटिटी होती है। देखो अब मैं एक बात करूं कि मेरे पास में एक मार्कर है, मार्कर की लेंथ को मैं मेजर कर पा रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी जगह पर आप लोग को बोलूं कि एक मदर है और मदर के आप लोगों को अपने बच्चे के लिए उसको मेजर करके दिखाओ, तो कोई भी भाई नहीं कह सकता कि उसकी मदर कम प्यार कर रही है या उसकी मदर ज्यादा प्यार कर रही है। तो ठीक उसी तरह से कुछ आप अगर कोई मान लो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड आपका है, आप ये देखो कि अच्छा यार तुम मेरे से कितनी दोस्ती रखते हो, यानी कि कितनी फ्रेंडशिप है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे ये बोला जाए कि ये लेंथ है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करके दिखाओ, आप इजीली इसको कर लोगे, आपके पास में डिवाइसेस होंगे, यानी कि स्केल होगा, मेजरमेंट डिवाइस होंगे, आप इजीली कर लोगे। अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मेरे को वजन बताओ, तो आप इजीली उसका कर लोगे। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते। ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को हम क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर में बात करूं तो क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर पाते हैं, और अगर मैं उसको मेजर कर पा रहा हूं तो उसको हम जानते हैं किस नाम से? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मैं किस नाम से जानता हूं? फिजिकल क्वांटिटी से। ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी नेचर के अंदर में फिनोमेनाज हैं, जितने भी हमारे नेचर के अंदर में फिनोमेनाज हो रहे हैं, अगर मैं उनको मेजर कर पा रहा हूं, अगर मैं उनको मेजर कर पा रहा हूं और वो मेजर करके हम अगर फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर पा रहे हैं, तो मैं कह देता हूं कि वो क्वांटिटी किस तरह से मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटीज आप उनको जानेंगे। जैसे मैं बात करूं आप लोगों के साथ में कि आपने फिजिक्स के लॉज जैसे थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हो गए मेरे पास में, या फिर एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सारे लॉज आप डिफाइन कर पा रहे हैं उन फिजिकल क्वांटिटी से। एनएलएम के अंदर में अगर आप फोर्स की बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी जो है, जैसे मास हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम से या डिस्टेंस या फिर टाइम से, इन सब चीजों से कवर अप करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनको पहले मेजर करता हूं, मेजर करके मैं इन लॉज को डिफाइन करता हूं। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं, या तो मैं इन लॉज को या फिर नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमेनाज हैं उनको मैं डिफाइन कर पा रहा हूं। दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हम उनको मेजर कर पा रहे हैं। क्या आप मदर के लव को
कंपेयर कर पाएंगे या उसको मेजर कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। हाँ, इनकी लेंथ वगैरह को मेजर कर पा रहे हैं। अगर इनको मेजर कर पा रहे थे तो ये क्वांटिटीज मेरे पास में होगी फिजिकल क्वांटिटी। बस इतनी सी कहानी आप लोग को ध्यान रखनी है। नोट्स आप लोग को यही जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। आप लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना है इन चीजों को नोट करने के लिए। हाँ, फिर भी कोई चीज आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। एज इट इज नोट्स आप लोग को पीडीएफ के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वांटिटीज होती है ना, इनको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई है, मैं इसको अब आगे से लिखूंगा पी डॉट क्यू, फिजिकल क्वांटिटी। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, मैं जल्दी जल्दी इनको कवर करता चल रहा हूं। इनको मैं सबसे पहले जानता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम और कुछ उसके अंदर में हम ड्राइव नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ अदर, यानी कि इनको हम किसी और की टर्म के अंदर में मेजर नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास में लेंथ है, लेंथ को आप एक स्केल रखोगे और उसको इंडिविजुअली मेजर करोगे तो अपने आप में क्या बन गई, मेरे पास में क्वांटिटी बन गई है। तो लेंथ मेरे पास में क्या हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई है, यानी कि इसका छोटे से छोटा घटक कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर में। लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ वाला ही हमें एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि उसको मेजरमेंट करने के लिए मुझे एक लेंथ या फिर कोई स्केल की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये क्वांटिटी होगी मेरे पास में। दूसरा आप देखते होंगे मास, मास अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि हम उसके वजन को तो मेजर कर पा रहे हैं और मेजर कर पा रहे हैं, ये अपने आप एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी होगी, यानी कि इसको मैं किसी और चीज के रूप में ड्राइव नहीं कर सकता। मास है तो मास, यानी कि किलोग्राम के अंदर में ही मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा, ये इससे छोटा घटक इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मास के बाद में हमारे पास में तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको आप टाइम से जानते हैं, तो ये मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, ये जरूर है कि इनके टर्म्स के अंदर में जो मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इनके टर्म्स के अंदर में मैं किसी दूसरी क्वांटिटी को जरूर डिफाइन कर सकता हूं। तो वो जो नाम आएगा वहां पर हम उसको किस नाम से जान जाएंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी के नाम से हम उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज इसके अंदर में होती है, हमारे पास में टोटल 7 होती है और 2 मेरे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट जो क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया मेरे पास में, फिर हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक करंट। ये एज इट इज आप लोग को याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए ये जितनी भी यूनिट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया है मेरे पास में। नेक्स्ट जो आप देखेंगे टेम्परेचर हो गया है, टेम्परेचर का कोई भी छोटा सा घटक नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास में आता है वो आता है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो कितनी यूनिट्स हुई मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 मेरे पास में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैं मेजर कर सकता हूं और इनको हम किसी और की टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। यानी कि मेरे को लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मैं मेजर करूंगा, एक स्केल लिया, स्केल रखा और रखने के बाद में मैंने इसको कहा कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, इसको मैं और छोटे से छोटा नहीं तोड़ सकता। हाँ, ये बात अलग है कि मैं इसको सेंटीमीटर में तोड़ सकता हूं, मिलीमीटर में तोड़ सकता हूं, लेकिन वो यूनिट जो रहेगी वो केवल और केवल मीटर ही मेरे सामने रहेगा। जैसे कपड़े की लेंथ को आपको मेजर करना है तो एक स्केल लिया और उस कपड़े के ऊपर में लगाया और स्केल लगाने के बाद में आपने कहा जी 1 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी लेंथ जो है 1 kg हो गई है, नहीं। आप एक दूसरे के अंदर में पजल भी उसके अंदर में मैसअप भी नहीं कर सकते। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपको उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या मेजर करनी पड़ेगी, लेंथ ही मेजर करनी पड़ेगी, आपको मास मेजर नहीं करना उसका, क्योंकि मुझे तो उसकी लंबाई से मतलब है ना। तो ये वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी टर्म में हम और चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब और चीज क्या हो गई, मान लो वो कपड़ा था मेरे पास में, ये 1 मीटर का लेंथ है उसका और इसका मान लो 2 मीटर उसका विड्थ है, थोड़ा सा इसके अंदर में हमने यूज कर लिया। अब मैं कहूं कि इसका एरिया डिफाइन करो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो हुआ क्या है, आपने एक नई चीज और यहां पर डिफाइन कर दिया, एरिया दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर या फिर लेंथ इनटू बाय ब्रेड्थ। लेकिन आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का वहां पर यूज कर रहे हैं, वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। भाई लेंथ को मेजर करने के लिए भी आप क्या करते हो, स्केल रखा, ब्रेड्थ को मेजर कर रहे हो तो भी आप स्केल रख रहे हो ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, आपकी लेंथ थी, उसी को आपने क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और 2 बार मल्टीप्लाई करने से एक नई यूनिट मेरे पास में आ गई, नई क्वांटिटी मेरे पास में आ गई है, जिसको आप लोगों ने नाम दिया एरिया। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज और कैसे हमें उनको यूज करना है। अब दूसरा जो इसके अंदर में आता है वो उनकी यूनिट्स को लेकर आता है। सभी को पता है कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, हम एसआई सिस्टम को यूज करते हैं, तो हमारा यही स्टैंडर्ड आप लोग को यूज करना है। जब भी हमारी कोई कैलकुलेशन होगी पूरी फिजिक्स के अंदर में आपको हमेशा और हमेशा कौन सा सिस्टम यूज करना है, एसआई सिस्टम ही यूज करना है।
क्योंकि ये चीजें आप लोगों को पता है, इन सिस्टम को, इनकी यूनिट्स के बारे में पता है, तो ज्यादा टाइम इसके अंदर में वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा यूनिट जैसे मेरे पास में मास है उसकी आप किलोग्राम के अंदर में लेंगे, चाहे कोई भी कैलकुलेशन मेरे को करनी हो। टाइम है उसको मैं सेकंड के अंदर मिलूंगा, और लेंथ होगी उसको आगे से हम मीटर के अंदर में ही कवर करेंगे। अब यहाँ पर जो इनकी क्वांटिटीज हैं, जो मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट्स को आप लोग लिख लो। टाइम जो है, टाइम को हम सेकंड के अंदर में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एम्पियर के अंदर में करते हैं, AMPER। भाई इसकी यूनिट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग PHERE कर देते हैं। देखो ये मेरे पास में जो आएगा इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट जितना भी होगा। टेम्परेचर जो होता है उसको हम सेल्सियस के अंदर में नहीं करते हैं, किसके अंदर में करते हैं, केल्विन के अंदर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं, और इसको आप K से लिखेंगे, यहां पर मेरे पास में K लिखेंगे। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास में ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आती है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को आप लिखेंगे कैंडेला से। किससे लिखेंगे, कैंडेला से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम लिखते हैं मोल से। तो ये कुछ मेरे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनके टर्म्स के अंदर में हम और चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इनको किसी दूसरे के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। ये अपने आप में सीरीन है, यानी कि प्योर है, इनसे छोटी चीज कुछ हो नहीं सकती नेचर के अंदर में। तो इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। बता रहा हूं ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आप लोगों को नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं। दूसरा हम बात करें कि जो क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज मेरे पास में निकल के आती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि मेरे पास में दूसरी जो है ड्राइव क्वांटिटी, जिनको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनसे मैं ड्राइव कर सकता हूं, उनसे मैं लिख सकता हूं। जैसे बात करूं मैं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है स्पीड को, यानी कि मेरे पास में स्पीड लिखनी है, तो स्पीड आप लोग कैसे लिखते हैं भाई, यहां पर लिखते हैं आप डिस्टेंस और नीचे लिखते हैं टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग को पता है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे अपनी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करनी पड़ी। भाई आप एक स्केल लिया, स्केल रखते 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 चले गए हैं, तो ये मेरे पास में आपने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करी लेंथ की, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए आपने क्या यूज किया, यहां पर हमने टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हमने सेकंड का यूज किया, यानी कि उसकी जो यूनिट है वो हमने यहां पर यूज कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 यूनिट मैंने यूज करी है, 2 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने यूज करी है। कौन कौन सी, एक तो लेंथ और दूसरा मेरे पास में टाइम, जिसकी यूनिट मेरे पास में क्या रही है, सेकंड। तो कहीं ना कहीं मैंने इस क्वांटिटी को, जो कि हमने एक नया नाम दे दिया स्पीड, उसको मैंने ड्राइव किया है किससे, दो नई जो मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, कौन सी, एक लेंथ थी और दूसरी मेरे पास में टाइम थी। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके मैंने क्या कर दिया, स्पीड को डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे पास में कहानी होती है कि जब भी आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उनको हम हमेशा और हमेशा कहां से लेकर आते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से लेकर आते हैं। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स के अंदर में अगर बात करूं, मैं एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ये, कि आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे को डिफाइन करके दिखा दी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फोर्स को और एक्सेलेरेशन को, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बना लूं? मैं क्या मैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर में। अगर मैं काइनेमेटिक्स के अंदर में बात करता हूं तो आपको ये चीज पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन होता है, और मास को कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स और एक्सेलेरेशन इन दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि हम ये 7 क्वांटिटीज को ही रखेंगे, लेकिन आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे हमारा फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर में वो डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर में कि मैंने फोर्स को या एक्सेलेरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है। लेकिन अगर नेचर वाइज बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी केवल हमारे पास में 7 होती है। यहां पर आप ये कह सकते हो कि मैंने मास जो है वो ड्राइव किया है। क्या किया, मैंने मास को ड्राइव किया है, कहां से, फोर्स से और एक्सेलेरेशन से। जब आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेंगे, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेंगे, तो इन दोनों का यूज करके मैंने किसको ड्राइव कर दिया, मास को डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी, फोर्स और एक्सेलेरेशन हो गया। लेकिन जो मेरे पास में मास आया, वो मास क्या हो गया, यहां पर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई है। तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए जब आपका कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसको उसने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किया है। अगर मैं सेरीन की बात करूं, यानी कि बिल्कुल प्योर जो 7 हमारे पास में क्वांटिटीज हैं, वो आप लोगों ने देख लिया कौन सी थी मेरे पास में, जो ड्राइव्ड जो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी, मास हो गया, लेंथ हो गया है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया है, और करंट हो गया है, इंटेंसिटी हो गई है, और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल के नाम से आप उसको जाने थे। तो ये मेरे पास में 2 क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवाइज भी करवा देता हूं इसके साथ ही इसमें हुआ क्या था, ये जो 7 क्वांटिटीज थी ना, इसके बाद में भी थोड़ा सा इसके अंदर में इश्यू चलता रहा
फिर बाद में क्या होती है, इनकी एक मीटिंग होती है जेनेवा के अंदर में कि भाई हमें एंगल को भी तो इंक्लूड करना चाहिए। तो जेनेवा के अंदर में, जो फ्रांस के अंदर में, वहां पर एक मीटिंग होती है और उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ऐसा हो कि दो लाइनें मेरे पास में ऐसे हैं, इंक्लाइंड है, और ये एक एंगल बना रही है जिसको आप थीटा के नाम से जानते हैं अभी। तो ये जो है एंगल, इसको भी आप भाई कंक्लूड करो, इसके अंदर में इंक्लूड करो। तो बोले ठीक है भाई, सात तो हमारे पास में है, हम उस कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, तो इनको एक नया नाम दे देते हैं जिसको आप लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री। किसके नाम से? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जानेंगे। तो एंगल मेरे पास में हो गया, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मेरे पास में रेडियन। और दूसरा जो हमारे पास में आया, जिसको आप लोग जानते हैं, अगर मैं एक सॉलिड एंगल की बात करता हूं तो कुछ इस तरह का मेरे पास में सॉलिड एंगल है। बहुत अच्छे से सॉलिड एंगल के ऊपर मैं काम करूंगा, आपके क्वेश्चंस भी आए हैं सॉलिड एंगल को लेकर, मैं अच्छे से बात करूंगा इसको। जो कौन या सॉफ्टी वगैरह आप लोग खाते हैं उसके थ्रू इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी मेरे को। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये मेरे पास में एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम जानते हैं स्टीरेडियन। क्या नाम जानते हैं? स्टीरेडियन। इसको लिखते हैं RAD से, और यहां पर जो होता है इसको हम लिख देते हैं SR से। तो ये मेरे पास में टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई हैं? 7 वो हो गई हैं और 2 ये, यानी कि 9 मेरे पास में क्या हुई है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर में 7 मेरे पास फंडामेंटल है और 2 जो यहां पर है वो क्या हो गई है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई है। ठीक है भाई, तो ये टोटल हमारे पास में कितनी कितनी हो गई है? 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई है। तो आपका जो पहला पोर्शन था इसके अंदर में यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि यूनिट क्वांटिटीज को लेकर था, वो आपका यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को यूनिट से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे हमारे पास में यूज करना है इनका, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है। तो एक पोर्शन आप लोग का यहाँ पर कवर होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसको आपको अच्छे से समझना। अभी कोई समझा या नहीं समझा तो कोई मतलब नहीं है, वो सभी आप लोगों को आता है, लेकिन अब जो समझा रहा हूं ना उस पोर्शन को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में समझ लेना। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो क्लास थी अभी तक की वो ये लगी कि हाँ हमने नया ये पढ़ रखा है, इसमें नया क्या है? इसमें नया सिर्फ एक चीज मैंने आप लोगों को बताई कि ये जो मेरे पास में अगर काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास में 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका यूज करूं। मैं किसी का भी यूज करके किसी को भी ये डिफाइन कर दूं कि ये मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करके मैं अपना कोई भी ड्राइव्ड जो क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्विक रिवीजन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने आप लोग को बताया, क्वांटिटीज के बारे में बताया, जो मेरे पास में क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक मेरे पास में जो मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं, तो वो उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको हम डिफाइन भी नहीं करेंगे। जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं उसको हमने फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया, और इनका यूज करके हम किसी फिनोमेना या लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। फिर मैंने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी भी दिखी, मतलब जिसको मेजर कर पा रहे हैं, उसको भी मैंने 7 तरीके से डिफाइन कर दिया, यानी कि इससे छोटा हो नहीं सकता, इससे प्योर कोई चीज हो नहीं सकती। तो 7 के 7 क्वांटिटी मेरे पास में क्या होगी, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। तो ये 7 मेरे पास में हुई, इनकी यूनिट्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से मैंने कैसे इनको ड्राइव किया वो आप लोगों को समझाया, और नेक्स्ट मैंने बताया कि 2 और नई इसके अंदर में जुड़ी। जब एक जेनेवा के अंदर में मीटिंग हुई तो उसके अंदर में ये एंगल है, और दूसरा यहाँ पर सॉलिड एंगल है जिसको आप लोग जानते हैं स्टीरेडियन के नाम। तो इनकी यूनिट ध्यान रखेंगे, ज्यादा इसके अंदर में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको आप लोग जानते हैं डायमेंशंस के नाम से। अब ये डायमेंशंस क्या चीज होती है? तो डायमेंशन के अंदर में होता क्या है, देखो डायमेंशन जो होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि मेरा कोई भी, पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर में जो डायमेंशन है ये किसके लिए डिफाइन करेंगे। तो डायमेंशन जो होता है वो हमेशा और हमेशा हम डिफाइन करते हैं जो मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी आएगी उसके लिए। पहली चीज तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी भी मैं ड्राइव्ड क्वांटिटी लेके आऊंगा उनके लिए मैं उनके डायमेंशंस को डिफाइन करता हूं। ठीक है भाई, अब उस डायमेंशन के अंदर में, यानी उस ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर में मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना, कि मेरी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, चाहे मैं उसको स्पीड की बात करूं, चाहे मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, चाहे वेलोसिटी की बात करूं, ये सारी मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटीज आएंगी। तो ये जो मेरे पास में क्वांटिटीज आप लोगों के पास में आई है, इनके अंदर में जो मेरे डायमेंशंस यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही है। फिर से सुनो इस पॉइंट को, कि जो मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी बनकर आई है उसके अंदर में जो मेरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी बार रिपीट कर रही है, कितनी बार रिपीट कर रही है। अगर ये मेरे पास में आपको समझ में आ गया कि कितनी बार वो रिपीट कर रही है, तो वो जो मेरे पास में ड्राइव होगी उसी को हम जानते हैं उसको, उसका डायमेंशंस।
यानी कि कितनी बार उन फंडामेंटल क्वांटिटीज ने अपने आप को वहां पर रिपीट किया। अब यहीं से मेरे पास में एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एरिया था, तो एरिया के अंदर में आपने एक फॉर्मूला डिफाइन किया कि लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ये आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है भाई, ये सभी को पता है इसका फॉर्मूला। लेकिन भाई ये तो बताओ कि लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को उठाकर लेके आओगे? बिल्कुल, यहां पर आप अपनी लेंथ वाली क्वांटिटी को उठाकर लेके आओगे। देखो धीरे धीरे चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, तभी आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। जो मेरे पास में न्यूमेरिकल्स अभी आने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल इसके अंदर में डाले हुए हैं, तो भाई ध्यान से सुनने चलना। अब ब्रेड्थ है, अब ब्रेड्थ अपने आप एक नाम है, लेकिन आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ लोगे भाई? बिल्कुल सही कहा, यहां पर भी आप लोग इसके अंदर में लेंथ को ही यूज करोगे। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा था, क्वांटिटी ड्राइव करना चाह रहा था जिसको आपने नाम दे दिया एरिया, और उसके अंदर में दो बार मेरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन कौन सी, लेंथ और लेंथ, वो रिपीट हो रही है। अगर ये मेरे को पता लगता है तो मैं कहता हूं कि यहां से मैं इसके डायमेंशन को ये बोल सकता हूं कि इसके डायमेंशन के अंदर में, यानी इस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर में लेंथ कितनी बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स यहां पर रिपीट हो गई है। तो अगर यहां पर और भी मैं बात करूं, वॉल्यूम को लेकर बात करूं, तो वॉल्यूम के अंदर में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अच्छा, ये तो इनके नाम आपने दे दिए, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली मेजर करना है तो ये भी लेंथ की क्वांटिटी है, ये भी मेरे पास में लेंथ फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और इसके लिए भी आपको लेंथ ही लेनी पड़ेगी, उसकी लंबाई यानी कि स्केल रखकर ही तो मेजर करोगे। तो ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर में आपने कहा कि जो लेंथ के डायमेंशन है वो कितनी बार, यानी कि लेंथ ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया, तो आप लिखते L और 3 ऐसे लिख देते। यहां पर कितनी बार किया इसने, L2, यानी कि लेंथ ने 2 बार अपने आप को रिपीट किया। तो इससे हमें एक समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर में, उस पर्टिकुलर ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर में लेंथ का कितना पार्ट है, मतलब कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितने पार्ट्स उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, या फिर हमारे पास में टाइम कितना है, या फिर मास कितना है। जैसे एक और फॉर्मूला इसके अंदर में मैं डिफाइन कर देता हूं आप लोग के लिए। मान लो मेरे पास में जो हम यूज करें डेंसिटी को लेकर, तो डेंसिटी आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। डेंसिटी का मतलब होता है कि मेरे पास में कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने मास को मेजर किया किसके अंदर में, उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो मास को मेजर करने के लिए मास ही रखते हैं, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कितनी बार मेरे पास में लेंथ के डायमेंशन आएंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि 3 डायमेंशन आ गए। तो 3 डायमेंशन मेरे पास में लेंथ के हैं और 1 डायमेंशन मेरे पास में मास का है। तो आपको ये समझ में आया कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर में 1 मास का इफेक्ट है और 3 उसके लेंथ के इफेक्ट है। तो आपको एक तरीके से आपको उसके इफेक्ट भी समझ में आने पड़ते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या इफेक्ट मेरी क्वांटिटी के ऊपर में डाल रही होगी। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं, जो इसके फॉर्मूलाज ड्राइव करूंगा या डायमेंशन की जो सहायता लेंगे आगे की चीजें कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, उसके ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, तब वहां पर जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर में आता है, जिसको आप लोग जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अभी तो आप लोगों को ये पता चला कि मेरे पास में क्या डायमेंशन होता है। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या चीज होती है? अब ये डायमेंशन फॉर्मूला कुछ आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आपको क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, वेरी गुड, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि हम डायमेंशन किसके लिए डिफाइन करते हैं, केवल और केवल हम अपने जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। तो जो भी मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप लेके आ रहे हो, उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों ने लिखा एरिया, ये मेरे पास में एरिया है, तो जैसे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके दोनों तरफ में लगाया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, इसके डायमेंशंस लिखने चाहिए। ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, इसके डायमेंशन लिखना चाह रहा हूं। अच्छा, ये हो गया मेरे पास में। अब देखो, तो आपको जो मेनली इसके अंदर में डिफाइन करना पड़ता है, जो कि बेसिक लेवल पर आप देखो तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज मुझे यूज करनी पड़ती हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं हम। एक पहला हम मास यूज करते हैं, दूसरा हम लेंथ मेजर करते हैं, और तीसरा हम टाइम की सहायता लेते हैं। ये 3 बेसिक लिखे जाती हैं, और भी बहुत सारी हैं, जैसे मेरे पास में 7 क्वांटिटीज थी, उनका भी यूज करें, लेकिन मैक्सिममली बात कर रहा हूं मैं कि जितने भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, आप 85 to 90% जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं 3 क्वांटिटी से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास में जो फॉर्मूला आया, यानी कि एरिया आया, जिसको आप लिखते थे लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ये मेरे पास में लिखते थे। तो इसके अंदर में एक लेंथ का डायमेंशन, कितनी बार लेंथ के डायमेंशन आए, एक ही आया था और एक ही आया था, तो लेंथ के डायमेंशन मेरे पास में आ गए 2, तो लेंथ के यहां से मेरे पास में ये हो गया। अच्छा, पहले हम लिखते हैं m, आप कोई सा भी को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर लिखते हैं हम t। अब देखो कि इसके अंदर में डायमेंशन मास के कितने, मास का 0 है तो आप यहां पर 0 लगा देंगे, टाइम का यहां पर 0 है तो
0 लगा देंगे। और फाइनली अगर आप लोगों को लिखना चाहिए तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप इसको M0 L0 T0 इसमें लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे थोड़ी देर के बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस तरह के फॉर्मेट में लिखना ज्यादा हमारे लिए प्रीफरेबल होगा, इसमें लिखना भी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट बात करूं मैं कि वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम के डायमेंशन लिखने हैं, तो वॉल्यूम मैंने लिख दिया और यहां पर मैंने कर दिया M0 L³ और T0, ये मेरे पास में डायमेंशन आ गए। कितने लोग बोलते हैं कि मैंने सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है भाई मैंने। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि उसकी ड्राइव्ड क्वांटिटी वो डिफाइन कर रहा हूं, और यहां पर मैं उसके डायमेंशंस दिखा रहा हूं। यार कभी तो दोनों चीजों को इक्वेट करो आप लोग। यहां पर मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, मुझे फॉर्मूले की बात नहीं करनी है भाई मेरे, मुझे इसके डायमेंशंस की बात करनी है। और डायमेंशन करने के लिए मुझे इसके ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये कहता है कि हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके डायमेंशंस को मेजर कर रहा हूं। तो ये आप लोग यहां पर देखेंगे कि ये डायमेंशंस आपके पता लगा कि मास तो भाई इसके अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मान लो मैं मास को बढ़ाऊं घटाऊं तो कोई इफेक्ट नहीं है वॉल्यूम के ऊपर में। टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है वॉल्यूम के अंदर में। इफेक्ट किसका है? इफेक्ट यहां पर मेरे पास में लेंथ का है। तो बेसिकली जो मेरे पास में डायमेंशंस हैं वो आप लोग को ये भी बताते हैं कि उस पर्टिकुलर के अंदर में फिजिकल क्वांटिटी जो है मेरे पास में, उसके अंदर में फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या इफेक्ट होगा। जैसे मास की पावर 0 है मेरे पास में, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मास में चाहे कितना भी बढ़ा दो मेरी बॉडी का, उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। टाइम में कितना ही बढ़ा दो मेरे पास में, अगर उसका वॉल्यूम जो मेरे पास में लेंथ वाइज आप लोग फिक्स रखे हुए हैं, चाहे मास में कितना भी बढ़ा दो तो उसके वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। टाइम को बढ़ा दो, सॉरी हाँ, मास बढ़ा दो तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, टाइम बढ़ा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने लेंथ को चेंज कर दिया तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको ये 0 जो यहाँ पर लगाए हुए हैं इनसे मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर में तीसरे में क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ, डेंसिटी। जैसा कि अभी आप लोग को मैंने बताया कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा मैं, बस स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में पेशेंस के साथ में चीजें सुनते रहो, बहुत मजा आएगा। आगे की क्वेश्चन जब करोगे तो मतलब चुटकियों में उड़ा दोगे आप लोग। और आपका जो एग्जाम के लेवल है, जो भी कंपिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं। और डे टू डे लाइफ के अंदर में अगर आप अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर में भी पढ़े होंगे तो इनके एक्सपेरिमेंट जो होते थे वो आप लोग को करने होते थे, और वहां से आपके क्वेश्चंस कोई भी एग्जामिनर होता है वो ज्यादा प्रीफर करता है उठाना। जैसे एरर को पढ़ेंगे तो भी वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट बात करें मास को लेकर, तो इसके अंदर में मास का आप डायरेक्टली इसके अंदर में बता सकते हैं कि मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। और डायमेंशन ये तो मैंने फॉर्मूला आप लोग को बता दिया, यहाँ पर मुझे ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये डायमेंशन और फॉर्मूले को कंपेयर नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके डायमेंशन क्या हो गए, मास का मेरे पास में कितने, 1 आ गया क्योंकि पावर इसकी 1 है तो 1 आ गया। वॉल्यूम के अंदर में नीचे आप जाओगे तो ये मेरे पास में L की पावर 3 है और टाइम मेरे पास में 0 है। तो और स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं इसको आगे से लिखूंगा M1 L, नीचे मेरे पास में 3 की फॉर्म है, ऊपर जाएगा तो MT L -3 हो जाएगा। और टाइम क्योंकि मेरे पास में 0 है तो इसका डायमेंशन आया M1 L -1 L -3 T = 0। ठीक है, ऐसे कितने ही मेरे पास में फॉर्मूलाज हो सकते हैं। ये सीट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर मैं टिक करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वो तो एटलीस्ट आप लोग एक बार याद कर लें भाई, उनकी बार बार जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो आप लोगों को ये नेक्स्ट जो हम बात करें डेंसिटी तक हो चुका है। स्पीड का आप लोग निकाल के देखो, स्पीड को आप लोग कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डायमेंशन लेंथ का, और टाइम के लिए मुझे टी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो यूज किया तो मास 0 है, लेंथ 1 है, टाइम मेरे पास में 1, तो डायरेक्टली आप इसके डायमेंशन को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशन आएगा मेरे पास में वेलोसिटी को भी आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी का भी क्या रहेगा मेरे पास में, एज इट इज रहेगा। और सिक्स्थ मेरे पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्पीड वाला जो बार बार आप लोग को यूज करना पड़ेगा, तो अब से रट लो इसको कि जब भी स्पीड का डायमेंशन मैं आगे से पूछूंगा, क्योंकि मुझे डायमेंशनली इनको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, तो LT-1 ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन का आएगा, एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हैं। एक्सेलेरेशन ये तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम आ गया मेरे पास में, तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा, यानी कि वेलोसिटी जो आया, वेलोसिटी का आप लोगों ने लिखा L1T-1 और टाइम का मेरे पास में T है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-2। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि एक्सेलेरेशन के जो डायमेंशंस होते हैं, बिल्कुल अभी भी गलती हो गई हमसे, क्या गलती हुई है कि मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नहीं डाला। ये भी मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, एक्सेलेरेशन भी मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालूंगा, तभी मैं कह सकता हूं कि इसके वैलिड जो डायमेंशंस हैं
वो क्या रहेंगे LT-2 और इसका क्या रहेगा L1T-1। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम इनके जो डायमेंशंस हैं इनको लिखते हैं। देखो कुछ और चीजें मैं बता दूं आप लोगों को जो कि जरूरत पड़ेगी हमें कि इनकी यूनिट्स हैं वो जरूर ध्यान रखना। स्पीड की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलेरेशन है इसका होता है मीटर। देखो ये मेरे पास में यहां से भी आप यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। कितनी बार लेंथ का है मेरे पास में डायमेंशन, एक आया। टाइम का कितना आया, 2 बार आया लेकिन नेगेटिव में आया, तो आप कर सकते हैं जो नेगेटिव आ जाए यानी पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास में इसकी यूनिट आ गई। यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ का मेरे पास में मीटर है, टाइम का कितना एक आया लेकिन नेगेटिव के अंदर में आया, तो आप इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड मेरे पास में इसकी यूनिट होगी। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास में एक और जो कि हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट, अब इसके अंदर में कौन सा 7वां हो गया, 7th मेरे पास में जो जरूरत पड़ती है हमें फोर्स को लेकर पड़ती है। फोर्स के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को, मास इंटू में एक्सेलेरेशन। ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशन को लिखना चाहूंगा तो फोर्स का डायमेंशन मेरे पास में ये हो गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे क्योंकि बेसिक है, बेसिक समझते चलोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनते भी आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी डिटेल्स आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9416878402। ये नंबर है भाई, आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सबको पता भी होगा इसके बारे में। मास की यूनिट मेरे पास में डायमेंशन क्या हो गया, m हो गया। एक्सेलेरेशन का क्या होता है भाई, LT-2, अभी आप लोगों ने सीखा, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, MLT-2, यानी किसका डायमेंशन 1, और ये मेरे पास में जो मास का है उसका डायमेंशन भी मेरे पास में 1 आ गया। अब इस डायमेंशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझो, ये मेरे पास में 1 है, यहां पर 1 देने का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स है मेरे पास में, जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वो लेंथ पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो किसके है भाई मेरे पास में, टाइम के। अगर मैं टाइम को बढ़ाता हूं तो फोर्स मेरे पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथ को बढ़ाता हूं तो मेरे पास में फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी मेरे पास में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास को अगर मैं बढ़ाता हूं तो मुझे उसके ऊपर में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे बात करो कि एक बॉल है मेरे पास में, 1 kg की बॉल है, एक 2 kg की बॉल है, दोनों में से रोल डाउन करने के लिए मुझे किसके ऊपर में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जो मेरे पास में 1 kg की है या फिर 2 kg की है। तो यहां से समझ में आता है कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे फोर्स जो है उसके ऊपर में ज्यादा लगानी पड़ेगी, जिसका वेट ज्यादा होगा या मास जिसका ज्यादा होगा। तो 2 वाले के ऊपर में मुझे ज्यादा मास लगाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे 1 मीटर लेके जाना है और एक को मुझे 2 मीटर लेके जाना है, तो किसमें मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही समझ गए होंगे कि मेरे पास में जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर में, तो जिसके ऊपर में ज्यादा लेंथ होगी यानी कि जहां तक दूर तक लेके जाना होगा तो वो फोर्स मुझे ज्यादा लगानी पड़ेगी, उस पॉइंट पर मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की बात करूं कि टाइम मुझे 1 सेकंड तक लगाना है या फिर मुझे 2 सेकंड तक इसके अंदर में लगानी है। मान लो मैं एक ही चीज के ऊपर में 1 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी इसके अंदर में। 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर में, जो यहां मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स मुझे क्या करनी पड़ेगी इसके साथ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इक्वल अमाउंट मेरे पास में 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा 1-1 सेकंड के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंड है मेरे पास में टाइम में, यानी कि आप टाइम बढ़ा दोगे तो आपको फोर्स कम लगाने, मुझे तो बॉल को आगे तक लेके जाना है। हो सकता है कि मैं पहले उसके ऊपर में 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, मुझे अब उसको क्यों 1 सेकंड में पहुंचाना था मुझे ऑब्जेक्ट को, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं 2 सेकंड में भी बॉल को पहुंचा सकता हूं, तो मैं अपनी फोर्स को कम कर लेता हूं, 0.5 न्यूटन उसके ऊपर में लगाना शुरू कर देता हूं। तो ये क्या हुआ, यहां से आपको ये समझ आता है कि अगर मैं टाइम को बढ़ा देता हूं तो फोर्स जो है उसका रेशो में कम कर सकता हूं, यानी कि थोड़ी फोर्स के थ्रू भी मैं उसके ऊपर में काम कर सकता हूं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में कि जो डायमेंशंस है इसके थ्रू हमें पता लगा कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है वो जो इसका कंक्लूजन है, यानी कि जो कंक्लूजन पार्ट में करूं या पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि जो हमें है इस डायमेंशन फॉर्मूला से ये पता लगता है कि वो किस किस के ऊपर में डिपेंड कर रही है, किस किस क्वांटिटी के ऊपर में, किस किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में ये डिपेंड कर रही है। तो यहां पर मेरे पास में हो गया, और फिर हमें यह पता लगा कि वो कैसे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड का मतलब हो गया कि वो इनवर्सली डिपेंड कर रही है या फिर मेरे पास में डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट यहां पर हमें ये पता लगा कि वो जो मेरे पास में है उसमें से किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। मान लो एक मेरे पास में m की पावर 1 है और यहां पर लेंथ की पावर 2 है और यहां पर t की पावर माइनस में मान लो मेरे पास में 2 है, ऐसा मैंने कुछ ले लिया है, कोई भी एक डायमेंशन मैंने ले लिया, करेक्ट है या नहीं है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं यहां पर आपको जो पॉइंट समझा रहा हूं वो समझो कि यहां पर मास जो है उसका 1 डिपेंड कर रहा है,
यहाँ पर लेंथ जो है वो 2 बार डिपेंड कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ना, यानी कि ये क्वांटिटी है, यानी कि लेंथ का जो हिस्सा है उसके अंदर में, या उसका डायमेंशन है, या वो फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ पर डिपेंड करती है, वो ज्यादा इसके अंदर में डोमिनेटिंग पावर है। यानी कि लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर में, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में जो फोर्स का आया उसके अंदर में मास, लेंथ और t-2 था, तो टाइम के ऊपर में ये इनवर्सली 2 टाइम्स डिपेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं टाइम का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरे पास में मास और लेंथ का, क्योंकि ये अपने डायमेंशन 1 है। तो ये 3 कंक्लूजन मुझे पता लगते हैं कोई भी डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके, कि मेरा जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, एम्पियर पर, या फिर कैंडेला के ऊपर में, या फिर मेरे पास में मोल के ऊपर में। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास में थी, जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में दिखाया था, उनमें किस किस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास में उनके वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर में कि जो मेरे पास में जो फॉर्मूला ड्राइव करते हो या फिर कोई भी डायमेंशन आप ड्राइव करते हो, उसका मेरे लिए क्या यूज होगा, यानी कि मैं क्या इसके इंपॉर्टेंस देख सकता हूं, यानी कि जो मेरे पास में डायमेंशन फॉर्मूला है या आपने डायमेंशन डिफाइन किए हैं, इनकी क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंस हो सकती है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहने वाला है, डायमेंशन फॉर्मूला की एप्लीकेशंस या फिर उसकी वही हम इंपॉर्टेंस। तो पहला जो मेरे पास में आता है एप्लीकेशन जो होती है, ये हमें बताता है कि हमें क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहां पर ये फॉलो करना चाहिए। तो ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंस है, यानी कि डायमेंशंस को लेकर आप बात करते हैं, तो एक प्रिंसिपल मेरे पास में आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये होता क्या है, देखो इसको समझते हैं। हमारे पास में स्पेलिंग थोड़ी बहुत कुछ भी इधर उधर हो जाए तो भाई संभाल लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखने के में हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पेल का प्रॉब्लम आ जाए आप लोगों को। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास में कोई भी क्वांटिटी आपने डिफाइन करी है, जैसे एक इक्वेशन की बात करता हूं कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। अब इसके अंदर में इंडिविजुअल टर्म्स को निकालो। अब इंडिविजुअल टर्म का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल टर्म का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में s है, यहां पर आपको ये देखना है कि कोई भी प्लस वाला निशान है। अब हो सकता है कि यहां पर मान लो मैंने ct कुछ लिख रखा होता, तो प्लस टू प्लस चलना है, यानी कि ये मेरे पास में एक प्लस से दूसरे प्लस तक गया मैं, तो इसके बीच में मुझे एक टर्म मिली, ये मेरे पास में एक टर्म हो गई है। इससे पहले मेरे को एक टर्म मिली, ये मेरे पास में टर्म हो गई है। इसके बाद में मुझे एक टर्म मिली, तो ये मेरे पास में इंडिविजुअल टर्म हो गई है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कि भाई 2 किलो मेरे को शुगर चाहिए, यानी कि चीनी चाहिए, और इसके अंदर में आप ऐड करना चाहते हो 2 मीटर कपड़ा। ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता। आपको अगर वजन है तो वजन के अंदर में वजन तोलना है, मतलब जोड़ना है। लेंथ है तो लेंथ के अंदर में लेंथ जोड़ते हैं। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में आप लोग ये करते रहते हैं। अब यहां पर भी यही होना चाहिए कि अगर मान लो ये मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जिसका डायमेंशन मैं मीटर के अंदर में, यानी कि उसकी यूनिट है वो मीटर के अंदर में डिफाइन कर रहा हूं, तो ये जो है अगर आप इनको इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना चाह रहे हैं, तो जो भी मेरे पास में इंडिविजुअल टर्म बनकर आई है, यानी कि पहला टर्म मेरे पास में ये हो गया, दूसरा टर्म मेरे पास में ये हो गया, तीसरा टर्म मेरे पास में ये हो गया, अगर ये सारी टर्म मेरे पास में जुड़ रही हैं, तो इन सब के डायमेंशंस क्या होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए। यानी कि सेम डायमेंशन की चीज ही आपस में क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। यही मेरे पास में क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज हमें, कोई भी इक्वेशन मेरी वैलिड है या नहीं है, वो चीज आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद करती है। जैसे हम बात करें इसके अंदर में कि जो इक्वेशन है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास में बनी हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। कितने लोग बोलते हैं कि डायमेंशनली जो है वो सही है। चलो नहीं है तो हम इसको यूनिट्स को इसके अंदर में समझने की कोशिश करते हैं। लेंथ जो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आता है, इसका डायमेंशन बताओ, तो यहां पर मेरे पास में डायमेंशन है, इसका लेंथ होता है। यहां से आपके पास में एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। वेलोसिटी मेरे पास में क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और लेंथ की, टाइम की क्या होती है मेरे पास में, सेकंड होती है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसका डायमेंशन मीटर में आई, यानी कि यूनिट जो मीटर आई, इसकी भी यूनिट मीटर में थी, तो ये मेरे पास में लेंथ आ गया। एक डायमेंशन मेरे पास में लेंथ का, यहां से करोगे तो भी आपके पास में, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, हमें इनके डायमेंशन देखने हैं। तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का मेरे पास में क्योंकि 2 बार है तो टाइम स्क्वायर हो गया, तो सेकंड का स्क्वायर मेरे पास आया, और यहां से भी आपकी जो यूनिट आई वो मेरे पास में मीटर आई, और मीटर का जो डायमेंशन होता है वो मेरे पास में लेंथ होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने लेंथ में ही लेंथ को जोड़ा है, यहां पर सम अप किया है।
और ये सारी इक्वेशन मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड के साथ में इक्वल भी बन रही है। तो यहां से ये चीज समझ आती है कि हम इक्वल जो हमारे पास में सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं उनको ही हम ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लो यहां पर ऐसा होता कि ये टी मैं यहां पर यूज नहीं करता, तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाती, यू नहीं आता तो यह मेरे पास में आती एल टी माइनस वन। क्या ये इक्वेशन मेरे पास में पॉसिबल थी? नहीं हो सकती पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां तो आप कह रहे हो कि लेंथ है और यहां तो वही बात कर दी कि 1 किलो चीनी के अंदर में और आप 1 मीटर कपड़ा जोड़ रहे हो। नहीं हो सकता भाई ऐसा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास में गलत है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर बहुत बड़ी इक्वेशन है जिसके अंदर में समेशन हो रहे हैं उसके अंदर में मुझे ये फॉलो करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो इक्वेशन ही मेरे पास में क्या है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या मेरे पास में इनके डायमेंशंस हैं और कैसे हमें किसी फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं या फिर उसकी करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां पर उठा रहे हैं कि टाइम जो मेरे पास में कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है वो गिवन है, दैट इज 2 पाई रूट एल बाई जी। अब क्वेश्चन जो है भाई वो स्टार्ट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो टाइप होता है पहला टाइप में इसके अंदर मैं करवा रहा हूं आपको, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि डायमेंशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस इसके अंदर में आता है कि करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, जो मेरे पास में फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो मुझे एक चीज पता है कि ये मेरे पास में एक फॉर्मूला गिवन है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे अपना एक बेसिक कंसेप्ट पता है कि भाई मैं चीनी के अंदर में चीनी जोड़ सकता हूं, यानी कि वजन के अंदर में वजन जोड़ सकता हूं, लेंथ के अंदर में लेंथ जोड़ सकता हूं, कपड़े के अंदर में कपड़ा जोड़ सकता हूं। ऐसा नहीं कि चीनी को और कपड़े को आपस में जोड़ दूं, नहीं है पॉसिबल है। तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट कर लूं मैं और दोनों के डायमेंशन अगर मेरे पास में सेम आते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरी जो इक्वेशन है, यानी कि जहां पर ये बनी हुई है इक्वेशन, वो मेरी बिल्कुल करेक्ट है। चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर में आपको लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखा मैंने तो टाइम आया मेरे पास में। टाइम का जो मेरे पास में डायमेंशन होगा, कैसे लिखते हैं डायमेंशन को, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे। तो इसका जो डायमेंशन आया मैंने आपको सिखाया था कि m0 l0 t1। बेटर होता है कि mlt की फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाता है आगे कंपैरिजन करने में। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड का तो ये हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ में जाओ। राइट हैंड साइड की तरफ में गया तो जो मेरे पास में 2 पाई है, ध्यान से सुनना इसको कि 2 पाई अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन मेरे पास में नहीं होता है। इसके अंदर में ना तो मास का कोई इफेक्ट होता है, ना लेंथ का इफेक्ट होता है, ना टाइम का कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि अपने आप में कांस्टेंट क्वांटिटी। तो mlt इसके अंदर में कोई भी नहीं है तो हम 0 0 0 भी लिख सकते हैं और आप इसको सिंपली अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक लिमिटेशन भी बनती है जो हमारे में डायमेंशंस आते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। इसका एक और इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे जब। तो यहां मैंने देखा कि जो डायमेंशन है किसका लिखना है, मेरे को L बाई जी का मुझे डायमेंशन लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर में रूट भी लगा हुआ है। तो यहां इसके डायमेंशन लिखना शुरू करो। तो लेंथ का जो मेरे पास में डायमेंशन आया इसको आप लेंथ ही लिखते हैं भाई, इसका डायमेंशन मेरे को नोट करना है। तो ये मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। ऊपर मेरे पास में लेंथ है तो ऊपर लेंथ आ गया। नीचे मेरे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। और एक्सेलेरेशन का अभी आप लोगों ने समझा LT-2 होता है, ये आ गया। अच्छा, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ, मेरे पास में रूट लगा हुआ है। रूट को तो हम रखेंगे भाई, क्योंकि ये तो पूरी के ऊपर में पावर लगी हुई है ना, इसको नहीं छोड़ना है। जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहां से मैंने इसको छोड़ दिया और इसको आगे सोल्व करेंगे तो L से L मेरे पास में कैंसिल हो गया। तो यहां पर T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन गया मेरे पास में L⁻², और बाहर लगा हुआ इसके साथ में रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से मेरे पास में इसका रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास में इसका डायमेंशन आया t। अगर मैं ओ स्टैंडर्डाइज करूंगा इसको तो ये मेरे पास में m0 l0 t1 आ गया। ये मेरे पास में कौन सी साइड आई है, ये राइट हैंड साइड आई है। अच्छा, अब कंपेयर करके देखो कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में था, जो लेफ्ट हैंड साइड में था, क्या वो राइट हैंड साइड में भी सेम मिला आप लोग को? बिल्कुल वही मिला आपको। यहां पर मिला था m0 l0 t1 और राइट हैंड साइड में भी आपको क्या मिला, m0 l0 t1। अगर ये मेरे पास में दोनों साइड में इक्वल आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास में फॉर्मूला बन के आया था या एग्जामिनर ने जो मेरे को दिया था वो फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। आई होप आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने उसको भी यहां पर कवर अप किया था कि मेरे पास में एक इक्वेशन है S = UT प्लस में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहा हूं अभी थोड़ा मैं इसको जो लेवल है इसका थोड़ा सा उठाने वाला हूं, लेकिन आपको ये चीजें भी आनी चाहिए। तो क्या करूं मैं इसके लिए, यहां पर तो आपको ये मिल गया,
यार यहाँ पे तो दो क्वांटिटीज मेरे पास में एड ऑन हो रही है। अगर एड ऑन हो रही है तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सबसे पहले फॉलो करनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेंगे, हो सकता है कि इसकी यूनिट मेरे पास में इससे मिलती जुलती आ जाए, इसकी नहीं आए, तो मेरे पास में गलत हो जाएगा ये। ठीक है, समझो कैसे इसके अंदर में। तो मैं पहले क्या करूं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि मुझे ये जो रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके से आप समझोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी इसके अंदर में। तो मैंने उठाया लेफ्ट हैंड साइड को, मैंने उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में मैं एस के डायमेंशन देखूंगा, क्योंकि एस जो मेरे पास में वो अपने आप में एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन आया m0 l1 t0। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं राइट हैंड साइड के अंदर में उठाता हूं, तो राइट हैंड साइड के अंदर में मेरे पास में दो क्वांटिटीज है। कौन कौन सी, एक तो ut है और दूसरा मेरे पास में हाफ at स्क्वायर है। दो क्वांटिटीज हो गई हैं, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। तो यहां पर मैं डायमेंशन फाइंड आउट करता हूं ut के। तो ut को जब आप यहां पर सोल्व करोगे तो आपको पता है कि इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा भाई, बिल्कुल यहां से मेरे पास में जो u है इसका डायमेंशन होता है lt-1 और टाइम का आ गया मेरे पास में t, ये हो गया। और जब आप इसको पूरे को सोल्व आउट करोगे तो यहां पर इसका डायमेंशन निकल के आएगा, दैट इज m0 l1 t0। भाई t से तो t कैंसिल हो गया, l की पावर मेरे पास में 1 है तो l की पावर मैंने 1 लिख दिया, और t की पावर इसके अंदर में कोई भी t का इफेक्ट नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक और चीज है भाई, ये मेरे पास में, तो इसका भी लिख लो आप। तो हाफ at स्क्वायर है, तो हाफ मेरे पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर आप लिखना भी चाहो तो m0 l0 t0 उसके मेरे पास में रहता है। तो यहां से आप करोगे तो ये आया at का स्क्वायर, इसके डायमेंशन आप लोग को निकालने। तो at का मेरे पास में क्या होता है lt-, तो इसीलिए कहा था ना कि एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के तो आपको बिल्कुल फिंगर्स पर हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए ये। और टाइम मेरे पास में क्या आ गया, t की पावर में 2 आ गया मेरे पास में। आप इसको करोगे तो ये मेरे पास में t की पावर 2 से t की पावर 2 कैंसिल हो गया है, और यहां से भी आपके डायमेंशन क्या है m0 l1 t0। ठीक भाई, अब यहां पर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा, यहां पर बना मेरे पास में m0 l1 t0। ठीक, दूसरी इस वाली टर्म का मेरे पास में क्या आया, इसका भी आया m0 l1 t0। नेक्स्ट मेरे पास में आया m0 l1 t0। तो ये मेरे पास में टोटल जितना भी डायमेंशन था वो सभी का आ गया। ये क्या आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहीं चिन्नी के अंदर में कपड़ा तो नहीं तोल दिया, नहीं तोल सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि लेंथ का ही मेरे पास में आया, यहां पर भी लेंथ का है और यहां पर भी लेंथ है, और बीच में हमने क्या दिया है, प्लस का निशान दिया है, यानी कि ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, फिर हमने देखा कि जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में, यहां तक तो आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डायमेंशन जो है अगर आप इसको समेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट भी कर पा रहे हैं, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम इसके अंदर में और लेवल उठाता हूं मैं इस क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को जो पहला इंपॉर्टेंस जो आप लोगों को समझाया मैंने कि जो टाइप होती है जिसके अंदर में हम किसी भी फॉर्मूले की क्या चेक कर लेते हैं, करेक्टनेस, किसके थ्रू, हमारे डायमेंशंस के थ्रू हम उसकी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। उसी कड़ी के अंदर में दूसरा जो मेरे पास में इसके अंदर में निकल के आता है, जो डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस है, कि हम कोई भी नया फॉर्मूला बना सकते हैं, न्यू फॉर्मूला। टाइप 2 है मेरे पास में कि हम कोई नया फॉर्मूला इसे डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं उसको। तो नया फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूं इसको, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में मैं इंक्लूड करूंगा, और साथ ही आप लोग को जो सीट मिली होगी उसके अंदर में भी अपने क्वेश्चन जरूर करना भाई, क्योंकि जैसे जैसे जितना आप लोग ये लेक्चर देखते जाएंगे आपको कंसेप्ट में तो क्लैरिटी आती चली जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे ना चीजों को, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो बहुत ईजी आप लोगों को चीजें लगेंगी, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो वो चीजें आप लोग खुद करेंगे, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जो सीट आप लोग को प्रोवाइड करी गई है वहां से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। देखो चैप्टर को कभी भी हल्के में मत लेना, यूनिट एंड डायमेंशन को यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अगर यहाँ पर रिस्क ले लिया तो समझ लो आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। एक एक वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, तो वो बूंद बूंद यहाँ पर आप लोग को एक एक नंबर से भरनी है, अपने उस घड़े को एक एक नंबर से भरना है। होता क्या है कि जब हम कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मान लो, तो हमारे पास में ना 2 रास्ते होते हैं, या तो हम आगे बढ़े या फिर हम पीछे हट जाए। तो वही बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जीतने की क्या है, उम्मीद है, और यहां पीछे हट रहे हैं तो आपको क्या है, हारने का डर है। और ये जो सिचुएशन होती है ना आप लोगों की लाइफ के अंदर में,
कि एक उम्मीद भी है और एक डर भी है कि पीछे हट गया तो मुझे, मतलब मैं डर गया, और आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे उम्मीद है। इन सब चीजों को ओवरकम करके हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते हैं तो ना हमें कोई डर लगेगा, उम्मीद वो हमारी एक सिलेक्शन की तरफ ही लेके जाएगी, डेफिनेटली वहां पर लेकर जाएगी। हमें पीछे नहीं हटना है हमारी लाइफ के अंदर में। और कभी भी जिंदगी के अंदर में दोस्त एक चीज ध्यान रखना कि एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि एक्सक्यूज और आप सक्सेस दोनों चीजों को कभी भी एक साथ नहीं रख सकते हैं। आपको सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज देना छोड़ दो, अपनी सक्सेस की तरफ में बढ़ते चलो। बहाने मत बनाओ कि आज पानी नहीं आ रहा था, आज बिजली नहीं आ रही थी, आज मेरे रिलेटिव के चला गया था, आज मैं वहां चला गया था, आज मैं वहां चला गया था। अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई मुझे दिन के अंदर में, देखो मुझे सारे जितने भी आप लोग हैं, हर कोई ना कोई अपने जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है, तो हर किसी को जरूरत है एक जॉब की। और जॉब की जरूरत है ना, तो उसके लिए आपको एक जुनून भी आना चाहिए। बिना जुनून के आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये जो जुनून है ना, ये इसका मतलब ये है कि अगर आप पीजीटी जो भी हमारे पास में फिजिक्स के चैप्टर्स को बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं। बस आपको एक माइंड मैपिंग करना आना चाहिए। माइंड मैप आप कर लोगे तो फिजिक्स से सिंपल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपका अगर बेसिक क्लियर है ना कि कैसे आपको सोचना उस क्वेश्चन के बारे में, क्या दायरा रखा है एग्जामिनर ने, क्या सोच के एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, तो आप इजीली कर पाओगे। एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। हम अपने दिमाग में क्या रख रहे हैं, हमें जो हमारी एक फितरत होती है कि जो हमें आता है ना वही एग्जामिनर को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। एग्जामिनर आपको एनालिसिस करने के लिए बैठा है, ना कि आपके दिमाग से काम करने के लिए कि आपका दिमाग में क्या सोच रहे हो, आपको जो आते हैं वो चीजें मैं दे दूं। नहीं, उसके दिमाग को पढ़ना है, और उसके दिमाग को पढ़ाने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे वही उसका दिमाग है। बस ये चीज आप से गांठ बांध लो कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनर भी उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को अपना एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन सेट करके देगा। अगर आप जुड़े रहते हो, बहुत अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको अश्योर करता हूं। बस एक कंटिन्यूटी और ईमानदारी के साथ में काम करना। चलो बात करता हूं क्वेश्चन को लेकर कि मेरे पास में न्यू फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोग को क्या समझाया कि किसी भी फॉर्मूले की आप करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। कोई भी आप फॉर्मूला उठाओ अपनी जिंदगी के अंदर में, आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ी है, कोई भी फॉर्मूला उठाओ जो भी आप लोग को दिमाग के अंदर में आ रहा हो। किसी के दिमाग में आ जाए अच्छा फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन उठाना, मेरे को कर लो उसका एक बार कंटिन्यूटी जो चेक है, इसका करेक्टनेस कैसे करोगे, डायमेंशंस को रख के चेक कर लो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा भाई, इसका कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को जिसके अंदर में एक नया फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है। पहला क्वेश्चन इसका, द टाइम पीरियड। देखो भाई अभी आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल मिलेगी इसके अंदर में पूरा क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन मास। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऑसिलेशन है, उसका टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का। ये मान लो मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, कुछ भी हो सकता है वो, उसकी लेंथ मान लो एल है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन मास ऑफ ए पेंडुलम। ये जो पेंडुलम है ना, इसके मास के ऊपर में डिपेंड करता है पहली चीज। तो ये टाइम पीरियड आप लोग लिखते चले गए, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, जब भी कोई फॉर्मूला नया ड्राइव करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए बहुत बार आ चुके हैं, उसका आपको यहां पर हमेशा लिखना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कभी भी इक्वेट मत कर देना इसको, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आगे पढ़ते चलो। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन मास ऑफ ए पेंडुलम, यानी कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, पहली चीज तो ये। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दूसरी चीज उसके अंदर में लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज डिपेंड कर रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैंने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन के अंदर में फ्रेमवर्क दिया गया था। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि आपने सारे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए, कोई भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में नहीं लिखा। भाई वही मुझे पता लग जाता तो मुझे ड्राइव करने की जरूरत क्या थी। वही तो मुझे निकालना है कि कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन से का कितना इफेक्ट आएगा। अगर वो मैं निकाल लूंगा तो मेरे लिए तो चीजें इजी हो जाएंगी ना। ठीक है, अब उसी चीज को आपको निकालना यहां पर सीखना चाहिए। तो यहां पर आपको हमेशा ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको तो हमें जब फॉर्मूले के अंदर में गिवन है तो ऐसे लिखते चलो, फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को सेकंड स्टेप के अंदर में हटाते हैं, और हटाने के बाद में कांस्टेंट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा t दैट इज इक्वल टू, हर एक क्वेश्चन के अंदर में जो भी आपको नया फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोला गया होगा, यहां पर आपने कांस्टेंट k निकाल लिया है। और ये जो पावर है, यानी कि m है, l है, g है, तीन मेरे पास में क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी भी में हो जाए। जैसे ग्रेविटी है मेरे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई है, लेंथ है ये अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास है ये अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमारा जो कोई भी फॉर्मूला बनता है ना, वो मिक्सअप हो सकता है।
फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी और मेरे पास में जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनका भी मेरे पास में एक सम अप हो सकता है, उनका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, ये पहला स्टेप था मेरे पास में, स्टेप वाइज समझते चलो, बहुत अच्छे से आप इनको कर पाओगे। स्टेप 2 के अंदर में आपको क्या करना है कि जो भी मेरे पास में क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है उनको आप एक नंबरिंग दे दो, एक उनके पावर दे दो। यानी कि एक मास है मेरे पास में, इसको मैं आगे से पावर दे दी ए, यानी कि ये ए पावर पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि वो मास की 1 पे डिपेंड कर रहा हो सकता है मास के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो सकता है मास के क्यूब पे डिपेंड कर रहा हो। लेंथ पे बात करूं तो लेंथ को भी मैं नाम दे देता हूं, यहां पर मैं इसकी पावर बी लगा देता हूं। हो सकता है लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो सकता है कि लेंथ के -2 पे यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, वो तो फाइंड आउट करना है। ये मैंने इसका नाम दे दिया सी, 3 मैंने यहां पर दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में क्या करना होता है, हर एक चीज के डायमेंशन लिखने। जो ये स्टेप मेरे पास में 2 हो गया है, ये स्टेप मेरे पास में 1 हो गया है। स्टेप 3 की कहानी देखते हैं। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपको डायमेंशन लिखने। भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके तो डायमेंशन आपको पता है ना, ए बी सी हमें नहीं पता, लेकिन इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन तो मुझे पता है। तो टाइम पीरियड का आप लिखो जल्दी से। तो ये मेरे पास में आया m0 l0 t, ये मेरे पास में डायमेंशन आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड के अंदर में आप जाओगे तो k, यहां पर मेरे पास में मास का क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया m0 सॉरी m1 l0 t0, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई है, a हो गई है। उसी तरह से लेंथ पे जाओगे तो m0 l की पावर 1 है मेरे पास में, और t की पावर 0 हो गई है, और इसका डायमेंशन आ गया मेरे पास में b। हो सकता है ये चीजें जो है आप लोगों ने पढ़ रखी हो, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मेरे साथ में आपको समझ में आएगा कि मैं किस लेवल पर आप लोगों को ले जाकर जाना चाह रहा हूं। तो ये नेक्स्ट मेरे पास में आएगा g की पावर आप लोग लिखोगे तो m0 l t-2, क्योंकि अपने आप में क्या ये एक्सेलरेशन है, ये मेरे पास में इसकी पावर जो है वो c आप लोग को रखनी है। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। पावर जो है उनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और मास, लेंथ और t यानी कि जो टाइम है, इनके डायमेंशंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा कि मास का जो डायमेंशन है वो मेरे पास में 0 है, लेंथ का डायमेंशन वो 0 है, टाइम का डायमेंशन है वो मेरे पास में, ठीक है, कांस्टेंट है मेरे पास में, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर यहां से भी हटा दिया और यहां से भी मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। तो अब देखो पूरी इक्वेशन के अंदर में, पूरी इक्वेशन के अंदर में मेरे पास में मास के डायमेंशन कितने हैं। तो मास का मेरे पास में यहां पर ये 1 था, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ में आ गया a, ठीक। यहां पर मेरे पास में ये b इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, c इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में 0 बनेगा। तो यानी कि मास का जो मेरे पास में डायमेंशन आया वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर कि ये मेरे पास में क्या हो गया भाई, यहां से मेरे पास में मास का जो डायमेंशन बनकर आ गया है दैट इज मास, और इसका मेरे पास में मैं लिख सकता हूं दैट इज a। यहां पर हमने इसको a रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई। अब मैं लेंथ के डायमेंशंस पर जाता हूं, तो लेंथ पर मैं गया तो आप इंडिविजुअली इनको चेक कर लेना है। a का मेरे पास में इससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आया, b इससे मल्टीप्लाई 1 से होगा, यहां पर 1 है ना मेरे पास में तो 1 होगा, तो ये मेरे पास में b बन गया, ठीक है भाई। क्योंकि सभी का बेस, अगर ये तो चीज पता होगा ना कि मान लो मेरे पास में x की पावर 1 है और इसके साथ में मल्टीप्लाई है x की पावर में 2, तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि x यानी कि अगर उनका बेस सेम है तो पावर उनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो b यहाँ पर आ गया, और ये c l के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये b मेरे साथ में एक बेस उनका कांस्टेंट रखेगा, यानी कि बेस उनका जो है कांस्टेंट, सॉरी उनका बेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर बना आपके पास में lb और यहाँ पर बना lc, तो दोनों के बेस मेरे पास में सेम है, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि b प्लस c मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में टाइम के डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो टाइम का मेरे पास में क्या आया, यहाँ पर a मल्टीप्लाई 0 के साथ में होगा तो 0, b के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 0 मेरे पास में आ गया, और यहाँ पर आपके पास में आया c की पावर कितनी आ गई है, ये आ गया -2c मेरे पास में आ गया, ठीक है भाई। तो 2c मेरे पास में ये फॉर्मूला जो है यहाँ तक आ गया आप लोगों का, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, ये स्टेप नंबर 4 था। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर में जो मास है उनको कंपेयर, मास का जो डायमेंशन है, मास के जो डायमेंशन है उनको मास के डायमेंशन के साथ में कंपेयर करना है, जो आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। फिर लेंथ वालों को आपस में कंपेयर करना है, और टाइम है उनको आपस में कंपेयर करना है। तो मैं पहले मास को कंपेयर कर लेता हूं, यानी कि मास के डायमेंशंस को मैंने कंपेयर किया, तो ये मेरे पास में आया लेफ्ट साइड का 0 है, तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं मास को मास के साथ में, दैट इज इक्वल टू a, ठीक। लेंथ को मैं मेजर करता हूं, तो लेंथ का मेरे पास में क्या आ गया, लेंथ का यहां पर मेरे पास में 0 है, और यहां पर क्या आ गया b प्लस सी, तो दिस इज b प्लस सी।
फिर उसी तरह से टाइम को मैं मेजर करूं तो टाइम के डायमेंशंस के अगर मैं पावर की बात कर लेता हूं तो ये मेरे पास में इधर 1 है और इस साइड में क्या है -2c। तो इसके अंदर में जब आप सोल्व करते हो तो हमेशा और हमेशा ऐसे से शुरुआत करो जिससे वैल्यू निकालना मेरे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर वैल्यू निकालना मेरे लिए इजी कहां से है, इस वाली से। तो यहाँ पर c की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई -1/2 आ जाएगा भाई। ये मेरे पास में c हो गया और यहां जाएगी पावर तो मेरे पास में c की पावर -1/2 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर मैं इसके अंदर में वैल्यू को पुट कर दूंगा कि मेरे पास में b + c था ये वाला और इसको हमने किया 0 के इक्वल। तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं c को कितना -1/2 और ये -1/2 इधर जाएगा तो आपके पास में b की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1/2 यहां से निकल कर आ जाएगी। ठीक उसी तरह से a की वैल्यू मेरे पास में क्या गिवन है 0, तो a की वैल्यू यहां पर आप लोग को मिल गई है 0। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर में क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर में जो वैल्यूज है उनको आप पुट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता था कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास में मास के, लेंथ के और ब्रेड्थ के। ये ए पावर, बी पावर और सी पावर हमने यूज करी थी। तो यहां मेरे पास में इसको आपने रिमूव किया तो के कांस्टेंट आया। मास का मेरे पास में कितनी पावर आई भाई, यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास में 0 थी। लेंथ की पावर कितनी आई है 1/2 आई है और ब्रेड्थ की यानी कि बी की वैल्यू मेरे पास में 1/2 आई थी। और जो बी यानी कि जो मेरे पास में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी पावर आई -1/2 आया। तो यहां से आप इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले को थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर में करके। तो आप ध्यान रखना सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर में दो चीजें याद रखो कि जहां पर भी 0 पावर है उसको आपको रिप्लेस कर देना होता है 1 से। जो भी मेरे पास में 1/2 पावर होती है उसको रिप्लेस कर देना होता है अंडर रूट से। ठीक है, और नेगेटिव होती है तो नेगेटिव को हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। तो ये इससे हमारा क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो जाता है और हमें फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ही लिखना चाहिए। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, m की पावर 0 होते मेरे पास में 1 बन गया, l की पावर 1/2 है तो इसको मैं रूट लगा सकता हूं नीचे, क्योंकि माइनस आ गया तो नीचे इसको मैं ले जाऊंगा रूट आ गया। और यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो के दोनों के ऊपर में रूट है, सो दिस इज l/z। ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब देखो ये मेरे पास में टाइम पीरियड है, कहीं ये टाइम पीरियड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला जिसकी करेक्टनेस चेक कर रहे थे उसी के जैसे मिलता जुलता तो नहीं है, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है। अब इसके लिमिटेशन समझो, जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है इससे, जो भी हमारा मेथड था उसके थ्रू हमने निकाला डायमेंशंस का यूज करके, इसकी दो मेरे पास में बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या, कि मैं इसके कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई। ठीक है, अगर मेरे पास में तीन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं, किस पे, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अगर इससे बड़ा हो जाता ना मेरे पास, मान लो कुछ और XYZ यहां पर मैं जोड़ देता, मान लो मैं यहां पर बोल देता कि टाइम के ऊपर में डिपेंड करता है ये, और इसकी पावर मेरे पास में D, मैं उसका यूज करता, तब मैं इस फॉर्मूले से इनकी वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर पाता। यानी कि तीन से ज्यादा अगर मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में मेरा जो फॉर्मूला है, यानी कि जो मेरे पास में क्वांटिटी है वो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा पर डिपेंड कर रही है, तो मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकता, यानी कि इसका यूज करके मैं फॉर्मूले को नहीं बना सकता हूं। तो ये दो लिमिटेशंस आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, कि हम इसके यूज करके कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरा, तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर मेरे पास में आ गई तो ये फॉर्मूला जो है मेरा वैलिड नहीं होता है, वहां से मैं इसको नहीं निकाल सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही इसका, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। आपके जो पेपर आते हैं उसके अंदर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर में दिया गया है, द फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज डिपेंडिंग ऑन मोशन ऑन द मास। देखो क्वेश्चन को शुरुआत में ही आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, क्वेश्चन की एक अप्रोच आप लोग, ब्लूप्रिंट आप लोगों के दिमाग के अंदर में सेट होता चला जाना चाहिए कि जैसे जैसे एग्जामिनर ने अपना क्वेश्चन सेट किया है, उसने कोई ना कोई दिमाग लगा के अपना क्वेश्चन सेट किया, तो मुझे उसके दिमाग को पढ़ना चाहिए। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, जैसा उसने सोचा उसी की लैंग्वेज में आप अपने ब्लूप्रिंट को तैयार करते चलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया फोर्स इन सर्कुलर मोशन। तो पहला मुझे पता चला कि फोर्स है वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली किसके ऊपर में, क्वेश्चन के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, ऑन मास ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, यानी कि जो मेरे पास में बॉडी है उसका मास है m, उसके ऊपर में डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी v वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। पहले स्टेप मैंने बताया था कि हमें नहीं पता कि वो डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, आपको लिखते चले जाना। एंड रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, यानी कि वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है जो उसका सर्कुलर पाथ का। फाइंड फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेप 2 के अंदर में क्या करना होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूं भाई,
कि फोर्स जो मेरे पास में है वो डिपेंड कर रही है, कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी काटेगा तो ये ए आ गया, वी के ऊपर में बी आ गया और आर के ऊपर मेरे पास में सी आ गया। ठीक है, दोनों साइड में क्या करते हैं, हम इनके डायमेंशंस को लिखते हैं। मैं फटाफट इसका कर देता हूं। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, ये फॉर्मूला जो मेरे पास में डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। यहां से आप लोग लिखोगे तो मास का डायमेंशन मेरे पास में ए आएगा, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस वन होता है, तो यहाँ पर एल टी माइनस वन आ गया और इसका हो गया मेरे पास में बी। आर का रेडियस मेरे पास में क्या आएगा, लेंथ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आ गया सी। जल्दी से इनको क्या करो, मास को एक जगह पे, लेंथ को एक जगह पे और टाइम को एक जगह पे कर लो। तो मास का मेरे पास में खाली एक पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ए आ गया मेरे पास में। लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, देखो बी में भी आ रही है और सी में भी आ रही है, तो दोनों के बेस मेरे पास में सेम हो गए, तो ये आ गया बी प्लस सी आ गया। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर में, और टाइम की क्या पावर आएगी मेरे पास में, माइनस बी आ गई है भाई। तो यहां से आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये वन है, ये एल की पावर वन है, माइनस टू है। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर में मास, लेंथ और टाइम, इनके डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो यहां से मैंने कंपेयर किया तो ये मेरे पास में ए की वैल्यू क्या आ गई है, वन आ गई है। फिर नेक्स्ट मैंने बी प्लस सी कंपेयर किया तो बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास में वन आ गई है। नेक्स्ट आपने कंपेयर किया माइनस बी और माइनस टू मेरे पास में आ गया, तो ये आ गया ए की वैल्यू मेरे पास में वन आ गई है। यहां से बी की वैल्यू मेरे पास में आ गई है टू, और बी प्लस सी यानी कि आपको बी की वैल्यू पता लगी है टू है, तो रखो इसके अंदर में, आपने रखा तो ये मिल जी सी की वैल्यू मुझे मिली वन माइनस में टू, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपके पास में क्या आ गई, तीन वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में आपको इसका फॉर्मूले के अंदर में पुट डाउन कर देना है। तो जैसे इसके फॉर्मूले के अंदर में पुट करोगे तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि ये ए की वैल्यू मेरे पास में, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो फोर्स हमारे पास में क्या है भाई, फोर्स इज इक्वल टू के मेरे पास में कांस्टेंट है, मास दैट इज पे डिपेंड कर रही है ए पे, तो ये आया वन। फिर आया मेरे पास में वी यानी कि दो पर डिपेंड कर रही है। फिर आया आर कितने पे डिपेंड कर रहा है, ये माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा था कि हम फॉर्मूले को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो इनवर्स होता है उनको हम नीचे लेके चले जाते हैं। तो यहां से मेरे पास में आया के एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये माइनस में था तो इसको मैं नीचे लेके चला गया, और आपको समझ में भी आ रहा होगा ये किसकी इक्वेशन है, जो हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसकी इक्वेशन यहाँ पर डेवलप हो गई है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर में किसी के ऊपर में भी डिपेंडेंसी दे रखी होती है तो आप इजीली उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में थोड़ा सा लेवल इसका मैंने उठाया क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इन्हीं चीजों को लेकर, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन इसके ऊपर में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में भी हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है और उसके अंदर में भी हमें दिखाया गया डिपेंडेंसी को लेकर। तो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ, ये तीन चीजें मेरे पास में गिवन है। अब तो बहुत अच्छे से आप लोगों को चीज समझनी है कि यहां पर बोला जो गया है कि भाई मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी डिवाइस की या किसी भी चीज के अंदर में हमने फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, और वो यहां पर बोल रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास में तीन चीजों के ऊपर में। तो यहां पर किसके ऊपर में बोला, पहला तो उसने बोला टाइम पीरियड यानी कि जो सॉरी टेंशन के ऊपर में, तो टेंशन के ऊपर में डिपेंड करी, तो मैं डायरेक्टली सेकंड स्टेप को यहां पर यूज कर रहा हूं, ए मैंने उसके ऊपर में लिख दिया। नेक्स्ट वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर में, और मास में भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस वर्ड को समझना है अपने को कि मास पर यूनिट लेंथ का यहाँ पर क्या मतलब रहेगा। तो मैंने कहा कि ये बी है मेरे पास में, और ये तीसरा मेरे पास में, इसको एम डैश में लिख देता हूं क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर यूज कर रहा है। तो ये मेरे पास में तीसरा जो टर्म दिया है उसने सी पर यानी कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने सी लिख दिया। ये समझना भाई, ये वर्ड जो मैंने बोला है ना मास पर यूनिट लेंथ, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये फॉर्मूला ना बहुत बार देखने को मिलेगा, एग्जामिनर यहीं पर आप लोग को घुमा देता है और यहीं से आपके क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है मास पर यूनिट लेंथ मेरे को दे रखी है तो यहां पर आप लिखोगे मास डिवाइडेड बाई एल, यानी कि ये जो एक्चुअल में लिखा जाएगा वो मास पर यूनिट लेंथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, इनके डायमेंशंस लिख देता हूं। तो फोर जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि ये होती है फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/t, और इसका आप डायमेंशन लिखोगे तो ये आता है मेरे पास में t माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो m0 L0 t माइनस वन मेरे पास में आ गया। ठीक है भाई, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ये मेरे पास में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास में 0 हो जाएगी। ठीक, अब टेंशन जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक फोर्स होती है, और फोर्स का डायमेंशन आपको अच्छे से पता है क्या होता है, mlt माइनस टू, ये हो गया मेरे पास में, और इसको मैं लगा देता हूं उसका पावर a हो गया। यहां पर क्योंकि क्या लिखा हुआ है मेरे पास में मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है,
तो ml-1 लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों? यहां से मैंने समझाया आपको कि मास पर यूनिट लेंथ है तो ये मास L-1 आ गया भाई। ठीक है, लेंथ यहां पर गिवन है तो लेंथ का मेरे पास में डायमेंशन आया, दैट इज इक्वल टू C। अब क्या करेंगे, मास को एक तरफ करेंगे, मास को मैंने एक तरफ किया तो यहां से मास आया, दैट इज यहां पर भी मास है, यहां पे भी मास है और इसके ऊपर में पावर b है, सो दिस इज a प्लस b आ गया। ठीक भाई, लेंथ के ऊपर में जाओ, लेंथ का आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो लेंथ से आपके पास में यहां पर a आएगा, ये a आ गया। फिर यहां पर क्या है आपके पास में माइनस b आ जाएगा भाई, ये मेरे पास में माइनस b आ गया। यहां से क्या है आपके पास में c आया, यानी कि आपके पास में c। तीन चीजें यहां पर कैलकुलेट कर दी। फिर हम किसके बारे में बात करते हैं, टाइम को लेकर। तो टाइम का आपने यहां पर क्या लिखा, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यह दैट इज इक्वल टू -2a, ये यहां पर आपके पास में बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में क्या करेंगे, हम इसके साथ में कंपेयर कर देंगे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड को। तो मास के जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपके पास में बनी वैल्यू दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास में क्या बना, a माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। और लास्ट मेरे पास में बना -2a दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू यहां से आपको मिल गई है 1/2। ठीक है भाई, अब मेरे को यहां से क्या मिला, a प्लस बी जो है वो इक्वल टू 0 है, तो आप ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी। तो जो a की वैल्यू आई है उसको आप माइनस कर दोगे, दैट इज -1/2 आपके पास में आ गई b की वैल्यू। ठीक है, तो ये b की वैल्यू मेरे पास में आई कितनी, -1/2 आ गई भाई। ओके, ये आप इसको b को -a के बराबर लिख सकते थे, या फिर b को जो लिखा आपने वो भी सही था। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे निकालनी b की वैल्यू है, तो b को मैं लिख सकता था -a, तो यहां से आपके पास में b की वैल्यू आ गई -1/2। और यहां पर आप पुट करेंगे इसके अंदर में, तो c की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू, c की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, -a प्लस में b, ये कर सकता हूं मैं। तो -a की, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास में क्या है, -1/2 है, और b की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये -1/2 है, जिसको प्लस करना है तो यहाँ से -1/2 आ गया, और इसकी वैल्यू मेरे पास में फाइनली आई -1। तो तीनों चीजों की वैल्यू मिल गई मुझे। इन वैल्यूज को, यानी कि a b c जो भी हमने वहां पर कोफिशिएंट यूज करे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो a की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, b की और c की, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होता है, सीधा जो मैंने फॉर्मूला पहला स्टेप मैंने यूज किया था, उसके अंदर में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट डाउन करना है। स्टेप वाइज चलोगे, कभी गलती नहीं करोगे। पहला स्टेप एज इट इज जो भी क्वेश्चन के अंदर में गिवन है उसको लिखो, नेक्स्ट स्टेप उनके डायमेंशंस को लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप m को अलग करो, l को अलग करो, t को अलग करो। नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास में कंपैरिजन कर लो, कंपेयर करने के बाद में जो भी मेरे पास में वैल्यूज आ रही a b c, इन सब के आप लोग फाइंड आउट कर लो। जब यहां से फाइंड करोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू k, यहाँ पर k जो मेरे पास में कांस्टेंट, इसको हटाऊंगा मैं, प्रोपोर्शनलिटी का तो k आ जाएगा, t यानी कि a की पावर कितनी लिखूंगा मैं, a मेरे पास में कितना आया था भाई, यहाँ पर 1/2 आया था, ये 1/2 लिख दिया मैंने। मास मेरे पास में कितना आया था, मास पर यूनिट लेंथ जो आई थी मेरे पास में, जिसको मैंने m डैश यहाँ पर कंसिडर किया था, तो ये मेरे पास में आई है b की वैल्यू यहाँ पर आपने देखा कितना आया भाई, ये -1/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में लेंथ आई है, तो लेंथ की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, c, यानी कि ये c आपका वैल्यू आया दैट इज -1। अब क्या करना आपको अगले स्टेप के अंदर में, इन वैल्यूज को आप लोगों को जो माइनस में उसको नीचे लेके जाएंगे, हाफ में तो उसके ऊपर में रूट लगा देंगे। तो फाइनली जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, k/l m/t/m। यहां पर m क्या रहेगा, m रहेगा जो भी आपके पास में मास आया, कौन सा, पर यूनिट लेंथ वाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी m डैश, क्योंकि हमने m डैश माना था, अब जो भी माने वो मान सकते हैं, m डैश माने m माने आपकी मर्जी है, तो मैंने इसको m डैश मान लिया था, तो यहाँ पर मेरे पास में t डिवाइडेड बाई m डैश आया। m डैश से मुझे ये समझ में आता है कि मैंने मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर में देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, इन्हीं चीजों से रिलेटेड है जो भी मैंने आपको समझाई है। जेट ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन ए, यानी कि कोई भी मेरे पास में जेट है, और उसका जो यहाँ से जेट का मतलब है कि इस तरह से पानी उसके अंदर से निकल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, ये जो एरिया है, यानी कि जो उसके ऊपर में फोर्स लगेगी उसके बारे में बात करें, वो फोर्स मुझे निकालनी है, वो डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना लिया मैंने, जेट का जो एरिया लिया है वो, वेलोसिटी v, जो इसका मेरे पास में वेलोसिटी जो है पानी का, या फिर जो भी मैंने यूज किया वो v वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली ऑन द स्टेशनरी फ्लैट सरफेस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इफ रो, जो मेरे पास में मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो उसकी डेंसिटी दे दी गई है वो मेरे पास में रो दी गई है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज रो, डिटरमाइन फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन द सरफेस। ये कह रहा है कि भाई मेरे पास में कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर में यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, यानी उसके ऊपर में पानी का एक जो जेट है वो डाला जा रहा है,
जो डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस पे लगने वाली जो फोर्स है, इस पे लगने वाली जो ब्लॉक है उसके ऊपर में लगने वाली फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है और वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और मेरे पास में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसके ऊपर में डिपेंड कर रही है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फोर्स जो है वो डिपेंड करिए किस किस के ऊपर में, एरिया के ऊपर में, दूसरा मेरे पास में वेलोसिटी के ऊपर में, वेलोसिटी को मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा, वॉल्यूम और इसके अंदर में कंफ्यूज नहीं होना पाइए, मेरे पास में वेलोसिटी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तीसरा इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है ये रो, यानी उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हमें पावर नहीं पता, यानी कि कितने उसके इफेक्ट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कितने डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए बी सी ऐसे डायमेंशन लिख दूं इसके, बिल्कुल यहाँ पर मैं इसको इतने डायमेंशन के अंदर में लिख सकता हूँ। अब क्या करूं मैं इसके लिए, फोर्स का वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा m1 L1 T-2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, और इसके डायमेंशन आपके पास में k, और एरिया का जो डायमेंशन होता है आपको अच्छे से पता है कि L2 होता है, ये m0 L0 आप लोग इजीली लगा लेंगे इसके अंदर में। और ये हो गया मेरे पास में LT-1 हो गया वेलोसिटी का, और इसके ऊपर में क्या है, ये मेरे पास में एल स्क्वायर, ये मेरे पास में ए, ये मेरे पास में बी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास में एम एल माइनस 3 आ गया, तो रो का मेरे पास में आया एम एल माइनस 3, यहाँ पर आपके पास में डायमेंशन आ गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आती है पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में क्या करते थे आप, इनको कंपेयर कर लेते थे भाई, जो m थे उनको अलग कर लिया, l अलग कर लिया और t अलग कर लिया। तो जैसे मैं m को अलग करूंगा तो m केवल यहां पर दिख रहा है, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास में c दे रहा है खाली। फिर आपने देखा कि l के कम देखो मैं, तो l इसके साथ में भी है, यानी कि 2a मेरे पास में आ गया, l यहां पर भी है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये b हो गया। और यहाँ पर आपके देखा कि ये इसके साथ में माइनस आएगा, क्योंकि c जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ में, तो -3c आ गया। ये आई होप आपको ये तो समझ में आता होगा ना कि मैंने 2ab और ये क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई सभी के जो आप इनको और ओपन करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एक स्टेप को मिस कर रहा हूँ। आपको ये मल्टीप्लाई करोगे तो उनका बेस जो मेरे पास में सेम हो जाता है, तो सेम होने से उनकी पावर एड ऑन हो जाती है। बस इतना सा सिंपल सा मैंने काम यहाँ पर किया है। और यहाँ पर आप करोगे तो टी की पावर कितनी आ जाएगी, -b मेरे पास में आ जाएगी, क्योंकि t खाली और खाली इसके अंदर में एग्जिस्ट करता है। आपको m अलग कर लेने, l अलग करनी और t अलग करनी, और इसको साथ में कंपेयर करेंगे। जो यहाँ पर था m l t-2 यहाँ पर मेरे पास में था, तो मैं डायरेक्टली इसका लिख रहा हूँ भैया आप लोग के लिए ना, इसको सोल्व करके देख लेना दोस्त। जो मेरे पास में a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, b की वैल्यू वो 2 आएगी, और c की वैल्यू जो मेरे पास में 1 आ जाएगी। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा f दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगा, ये डायरेक्टली ना लिख के मैं इसका कांस्टेंट पे डाल देता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने k डाल दी है, जो कांस्टेंट यहाँ से हटेगा, a पे डिपेंड कर रहा है कितने पावर पे, 1 पे, तो ये मेरे पास में 1 आ गया। और नेक्स्ट मेरे पास में वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी की टर्म मेरे पास में b पे डिफाइन किया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। फिर रो आया, रो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो आपके पास में ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। फिर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो के ए यानी कि एरिया, रो उसका जो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, और यहाँ से आपके पास में v स्क्वायर आ गया। तो फोर्स जो है वो यहाँ से आपकी डिफाइन हो गई है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे जब मैं आंसर आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा। देखो 3 लेवल पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहला जो होता है आपको डीपीपी दी जाती है, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको आज डायमेंशन करवाया, तो डायमेंशन के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, उसके अंदर में स्पेसिफाइड दे रखा कि ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये मेरे पास में जो यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एरर या मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उनको आपको डे बाय डे सोल्व करना चाहिए, तभी आप अपने बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर में स्कोर कर पाएंगे, जितना भी टाइम पीरियड आप लोग के एग्जाम के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास में आ गया। बाकी टेलीग्राम चैनल है वो आप लोगों को बताइए, मैं इसके लिए बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, सारी पीडीएफ फाइल्स भी वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरे पास में आ गया है। जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को देता हूँ, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिर ये सारा खत्म होने के बाद में टॉपिक वाइज के बाद में मैं कंप्लीट चैप्टर का आपको क्या देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, वो आप लोग को कवर करना होता है। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, आपके जितने भी एग्जाम्स आगे आएंगे डेफिनेटली आप उनको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है जी, आप इसको एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर इसके अंदर में आपको लगता है कि गलत आ रहा है तो मेरे को जरूर बता देना। बाकी जो मैंने करके देखा उसके अंदर में ये आया, हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कुछ दिक्कत आ जाए, आप उसको एक बार सोल्व आउट कर लेना, तरीका वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करवा देता हूँ मैं, 5 क्वेश्चन है, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आपको करना है भैया। ठीक है, मैं इसका आपको बता देता हूँ किस किस चीज के ऊपर में डिपेंड कर रहा है ये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी एफ है
ऑफ ए टर्निंग फोर्क, ये मेरे पास में एक टर्निंग फोर्क है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है। वो डिपेंड कर रहा है ऑन लेंथ, यानी कि लेंथ के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। पहली चीज लेंथ ऑफ द क्रैंक, जो मेरे पास में लेंथ ऑफ द क्रैंक है इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी रो, ये दूसरी डिपेंड कर रहा है उसकी डेंसिटी के ऊपर में, यानी कि रो के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। एंड द यंग मॉडुलस, तीसरा वो डिपेंड कर रहा है यंग मॉडुलस के ऊपर में। आप लोगों जब पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर में पढ़ते हैं तो वहां पर यंग मॉडुलस का मेरे पास में यूज आता है। ठीक है, यंग मॉडुलस का मैं डायमेंशन आप लोग को लिख देता हूँ, आप लोग को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम एल -1 टी -2, ये उसका डायमेंशन होता है। आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस किस पे डिपेंड की है, लेंथ पे, रो पे, जो डेंसिटी है उसके ऊपर में, ये डेंसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रही है। ये मेरे पास में लेंथ पे ऑफ द क्रैंक, ये मेरे पास में यंग मॉडुलस हो गया। वाई ऑफ दिस मटेरियल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो आपको इसके अंदर में ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मेरे को जरूर इसके बारे में बताएंगे कि भाई आपका ये सही आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कवर अप कर लेंगे। इसके अंदर मैं मैक्सिमम 2 वीडियोस में जो कवर कर लूंगा। पहले के अंदर में यूनिट डायमेंशन और जितना भी ये छोटे मोटी चीजें आती हैं वो करेंगे। सेकंड के अंदर में एरर और मेजरमेंट को लेकर सारा संभव मैं कर दूंगा, तो आपका पूरा चैप्टर है बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में कवर अप हो जाएगा। फाइनल आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये आएगा आपका, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू, मैं एफ से लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। बहुत सी बुक के अंदर में ऐसे भी लिखा होता है म्यू, या फिर एफ से लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है आप लोगों को समझने के लिए। एफ दैट विल बी इक्वल टू के बाई एल, ये मेरे पास में फॉर्मूला जो ड्राइव होगा, और यहाँ पर अंदर आएगा यंग मॉडुलस वाई डिवाइडेड बाई उसका डेंसिटी। ये आपका फॉर्मूला बनकर आना चाहिए जब आप फ्रीक्वेंसी को इसकी डिफाइन करेंगे। ये भाई डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपका आ रहा है तो सही है, नहीं तो भाई दोबारा से एक बार कैलकुलेशन करो, अपनी डायमेंशंस को अच्छे से रखो, स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूं आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ पी मोमेंटम, यानी कि कोई भी मेरे पास में पी है उसका मोमेंटम मुझे, जिसको हमने मोमेंटम से डिफाइन किया है, उसका मुझे डायमेंशन निकालने हैं। एंड सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी। कैलकुलेट, एक मिनट थोड़ा सा, मेरे को बोला गया है कि मोमेंटम है वो मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, सरफेस टेंशन के ऊपर में। पहला चीज किस पे डिपेंड किया, वो सरफेस टेंशन के ऊपर में डिपेंड किया है, एंड वेलोसिटी। और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, वेलोसिटी के ऊपर में। और तीसरा जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है उसकी डेंसिटी के ऊपर में। तो इन दो तीन चीजों के ऊपर में डिपेंड कर रहा है वो, एंड फ्रीक्वेंसी। और चौथा जो इसके ऊपर में डिपेंड किया है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर में मेरे पास में डिपेंड किया है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसके अंदर में। कैलकुलेट, ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर ना ये डिपेंड कर रहा है जो मोमेंटम है ना, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे, इन तीन चीजों के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। आपको निकालना है इसका डायमेंशन, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है किसका, मोमेंटम का। तो आपको वही चीज आनी चाहिए, इनके इंडिविजुअल डायमेंशंस पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, इसका एल टी -1 हो जाएगा। डेंसिटी का क्या होता है, एल सॉरी इसका होता है मेरे पास में मास L -3। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे पास में, T-1। ये सारी चीजें आप पुट करेंगे किसके ऊपर में, L, इसको मैं A मान लूंगा, इसके ऊपर में B मान लूंगा, इसका मैं C मान लूंगा। जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो मैं फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूँ कि जो यहाँ पर मोमेंटम का आपका निकल के आएगा दैट इज K। वेलोसिटी पे मेरे पास में इसकी टर्म आएगी 4, जो मेरे पास में डेंसिटी आएगी उसकी पावर आएगी मेरे पास में 1, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ या म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी पावर आपके पास में -3 आएगी। अगर ये आपका आंसर आ जाता है तो बिल्कुल सही रहेगा, आप इजीली इनको कर सकते हैं। भाई स्टेप आपको ध्यान रखने, स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, इनकी प्रोपोर्शनलिटी लिखनी होती है। सेकंड में आपको इनको A B C ये डिफाइन करना होता है। फिर आपको MLT की फॉर्म में लिखना होता है। फिर इनके MLT इनको अलग करना होता है। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। देखो ये न्यूमेरिकल करने तो आपको पड़ेंगे, मैं चाहे यहाँ पर 1000 न्यूमेरिकल करवा दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। इस क्वेश्चन को करो, नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को लेकर। और क्वेश्चन के अंदर में मैं अब एक नया टाइप आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। नया टाइप ये होता है कि इसके अंदर में कि मान लो अभी तक मैं एक बताई थी आपको कि काइनेमेटिक्स जो होती है ना, काइनेमेटिक्स के अंदर में मान लो मेरे पास में फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे पास में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो मेरे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी,
जिसके अंदर में ये टाइप है अलग है भाई, मेरे पास में थर्ड टाइप है जिसके थ्रू मैं किसी अलग चीज को फंडामेंटल क्वांटिटी मान के और मैं फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा उससे। जैसे मेरे पास में जो इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जैसे मास था, लेंथ था, टाइम था, इनका यूज ना करके मैं इंडिविजुअल जो मेरे पास में कंपोनेंट है, जैसे फोर्स हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ, मास हुआ, इनको ही मैं अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी मान लूं, तो मैं कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा, या जो मेरे पास में मास है या जो भी मैं निकालना चाहता हूं उसका डायमेंशन क्या बनेगा। तो हम डायमेंशंस का यूज करके उसको इजीली यहां पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम, यानी कि मेरे पास में फोर्स है, लेंथ है और टाइम है। तीन चीजों को हमें क्या मानना है, यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। पहली चीज तो ये मेरे पास में माननी है कि इनकी जो यूनिट्स हैं इनको मैं फंडामेंटल यूनिट मान लेता हूं, या फिर मैं बोलता हूं फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने इनको अज्यूम कर लिया क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर में हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये दे रखी क्वेश्चन के अंदर में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। जिसने पूछा है कि मास के डायमेंशन आप बताओ भाई, मेरे पास में मास जो है उसके डायमेंशन आप बताओ। तो हमने ये मान लिया कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि फोर्स के, लेंथ के और टाइम के इन डायमेंशंस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है वो। तो मैंने मान लिया कि फोर्स के ऊपर में ए डायमेंशन से डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन तो इनके वो रहेंगे, फोर्स जो है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास लेंथ t-2, डायमेंशन तो वो रहेगा इनका, लेकिन इनको हमने फंडामेंटल यूनिट मान लिया कि मैं इसको इनकी फॉर्म के अंदर में रिप्रेजेंट करना है मेरे को। तो मैंने फोर्स के ऊपर में ए मान लिया, नेक्स्ट मैंने एल था, लेंथ था, उसके ऊपर में मैंने बी मान लिया, टाइम पे मैंने माना कि ये मेरे पास में सी पर ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि इनकी यूनिट्स के सी पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूं, इनके वही सेम कंपैरिजन करूंगा। तो यहां पर मास का मेरे पास में आ गया m1 L0 T0, ये मेरे पास में डायमेंशन इधर क्या आ गए, इसको मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास में k आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या था भाई, तो फोर्स का डायमेंशन आपके पास में था mLt-2, यहाँ पर आप रखो पावर, इसकी a आ गई है, लेंथ का मेरे पास में b हो गया, lb हो गया, टाइम का मेरे पास में क्या होता है, c होता है। कंपेयर करो भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपने कंपेयर किया, m का मेरे पास में a आ गया, l का मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आप करोगे तो a प्लस b आ जाएगा। टाइम का आप करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ गया, टाइम केवल यहाँ पर है और इसके अंदर में है, तो यह आ गया आपका -2a प्लस में c। तो दो चीजें ये आपके अलग अलग आ गई। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, m1 L0 T0 यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसे आप इसको करोगे तो m यानी कि इसको कंपेयर करो m की पावर 1 से, और ये मेरे पास में a, तो a की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई है। फिर a प्लस b को आप कंपेयर करोगे किसके, जो कि l का है, वो आ जाएगा मेरे पास में 0। फिर आप अगले पे जाओगे तो t मेरे पास में आया, t के अंदर में मेरे पास क्या बनी है, ये -2a प्लस में c बना हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे और यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो मेरे पास में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डायरेक्ट इसका रिजल्ट, a की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1 आएगी, b की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑफ a बनेगा तो ये मेरे पास में -1 आ जाएगी, और c की वैल्यू जो आएगी, a की वैल्यू में आप पुट करोगे क्या 1, तो c की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है कितनी आ गई है, +2 आ गई है। अब ये +2 आ गई है तो हम डायरेक्टली इसको अपना जो माना था हमने मास को, उसके वैल्यूज में पुट कर दूं। तो मास किस पे डिपेंड माना था हमने, मास को हमने माना था कि वो डिपेंड कर रहा है k एफ ए बी, लेंथ का b और टाइम का मेरे पास में c पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आई दैट इज k। फोर्स की जो वैल्यू मेरे पास में आई वो यहां पर 1 आ गई है, और जो मेरे पास में नेक्स्ट लेंथ है, लेंथ के ऊपर में डिपेंड कर रहा है b की वैल्यू मेरे पास में -1 आई है। टाइम की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, ये आई है मेरे पास में 2। तो यू कैन राइट द फॉर्मूला इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म और द स्टैंडर्डाइज फॉर्म। तो वो मेरे पास में क्या आ गया, यहां से आपके पास में आया कि मास जो है वो डिपेंड कर रहा है के, एफ ऊपर रहेगा, एल नीचे, एल भी ऊपर रहेगा, और नीचे आगे मेरे पास में, सॉरी थोड़ा सा भाई इसके अंदर में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एल के ऊपर में -1 है तो लेंथ जो है वो नीचे चली जाएगी, टाइम में मेरे पास में स्क्वायर हो गया, और नीचे इसके क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो आपका फॉर्मूला जो है किसकी टर्म में, जो फोर्स, टाइम और लेंथ, जो आपको स्टैंडर्ड यूनिट दी गई थी कि फंडामेंटल यूनिट्स हमने ये मेजर कर लिए, तो उनकी फॉर्म में मेरे पास में ये गिवन है। तो आप डायरेक्टली इसके फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल तरीका, कहां से हमने निकाला, हमारे जो डायमेंशंस थे उन्हीं के थ्रू हमने इनको कैलकुलेट किया। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है, ध्यान से सुनो इसको। मैंने फंडामेंटल यूनिट्स को चेंज कर दिया, उन फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर में मैंने मास को कैलकुलेट करना सिखाया आपको। यहां तक आया समझ में। पिछला क्वेश्चन था जिसके अंदर में मैंने कुछ दिया कि मोमेंटम है वो इन क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड करता है, आपको वो फॉर्मूला ड्राइव करना था।
ये ड्राइव आपने किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क का था, उसमें मैंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर में, रो यानी डेंसिटी के ऊपर में, वाई यानी कि उसकी यंग मॉडुलस के ऊपर में। आपको निकालना था उसका फ्रीक्वेंसी। आपने सभी के डायमेंशंस लिखे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करी होंगी, और वो करने के बाद में आपका जो आंसर आया वो ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर में मैंने वही कहा आप लोगों से कि जो मेरे पास में फोर्स है वो इन चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है, वो किया आप लोगों ने, कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आया। फिर मैंने क्वेश्चन पहला दूसरा जो करवाया था वो आपके अंदर में ये टर्म मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है कि मास पर यूनिट लेंथ बहुत कंफ्यूज करेगा। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो ml-1 आप लोग को यूज करना है। अगर ये नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो गलत हो जाएंगे भाई, अच्छे से याद रखना। ml-1 होता है मास पर यूनिट लेंथ का। शुरू का जो फॉर्मूला था उसमें बहुत ही बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया कि डिपेंडेंसी आप लोगों को दिखा रखी है, तो कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ये सिंपल सा करवाया था L/G का, इसीलिए कहा ना कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड वाइज जो है क्वेश्चंस को उठाता हूं ताकि आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर होता चला जाए और आगे के जो क्वेश्चंस हैं मुझे खुद सोल्व ना करने पड़े, आप इजीली उनको कर पाएं ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी वहां पर डेवलप हो जाए आपके दिमाग के अंदर। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कोई भी, सिर्फ आपका दिमाग उनको डिफिकल्ट बनाता है, सिर्फ एक सोच आपकी डिफिकल्ट उनको बनाती है। जिस दिन आप लोगों ने ये सोच लिया ना कि एग्जामिनर ने पेपर में सेट किए है ना, तो ये जो मैं बताया रहा था ना आप लोग को, उम्मीद और डर, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस जो रहेगा ना आपकी तैयारी के ऊपर में रहेगा भाई वहां पर। चलो, अब यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ये पीछे हमने करेक्टनेस के बारे में बात करी थी, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर बात करी थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में, वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर में बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस डिजाइन करे जाते हैं। ये मेरे पास में टाइप हो गया 4। बहुत देखो, पीछे की टाइप आपको समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि बीइंग ए एग्जामिनर आप कौन सा क्वेश्चन सेट करोगे, तो मैं इस टाइप 4 से अपने क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सेट करूंगा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। पीछे वाले जो होते हैं वो आपके थोड़े से लेंदी भी बनते हैं, और उसके अंदर में आप लोगों को डायमेंशन जो है बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए, थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टाइप 4 के अंदर में आते हैं। बहुत अच्छे से इस वीडियो को अब देख लेना भाई, क्या करना है अपने को, समझते हैं इसको। अभी जो टाइप 4 है ना, इसको समझने के लिए हमें अपने पुरानी कहानी पर जाना पड़ेगा। वो पुरानी कहानी क्या थी, जिसको आप लोगों ने जाना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था क्या, ये कहता था कि जिनके डायमेंशंस मेरे पास में सेम है ना, केवल आप उन्हीं को आपस में जोड़ सकते हो। इतनी कहानी वहां पर आप लोगों ने समझी। और अगर जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इक्वेशन जो है, सॉरी डायमेंशनली अगर मैं उसको इक्वेट करना चाहता हूं, उसको प्रूफ करना चाहता हूं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी कि साइड में जो क्वांटिटी थी और इधर जो थी मेरे पास में क्वांटिटी, सभी के डायमेंशंस मेरे पास में सेम आने चाहिए। तो बस उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पर खेल है। कैसे समझा था आप लोगों ने, समझो इसको। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी है मेरे पास में, कोई भी एक क्वांटिटी मैंने दिया और इसको मैंने मेजर कर दिया, और इसको मैंने दिया आपको कि a इंटू में x है। जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को समझने पड़ेंगे, जिसके अंदर में मैंने आप लोग को दे दिया कि ये मेरे पास में क्या है, एक वेलोसिटी है, ये मेरे पास में इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि बताओ कि ये मेरे पास में a जो है इसके डायमेंशन क्या होंगे, ये टाइप 4 हमारे पास में आ जाता है, यानी कि फाइंड a का डायमेंशन। ये मेरे पास में डायमेंशन इसके फाइंड आउट करने हैं टाइप 4 के अंदर में। पहली टाइप के अंदर में हमने करेक्टनेस को देखा था, दूसरी टाइप के अंदर में हमने फॉर्मूले को ड्राइव करना देखा था, तीसरी के अंदर में हमने देखा था कि यूनिट्स के टाइप में मैंने डिफाइन कर रखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने चेंज कर दिया, तो मैं कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करता हूं। चौथा जो यहां पर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि मेरे पास में कोई फॉर्मूला गिवन होगा और यहां पर एक कांस्टेंट के रूप में या फिर कोई भी एक वेरिएबल के रूप में यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा और उसका डायमेंशन पूछेगा आपसे। कोई भी क्वांटिटी आपको दे देगा, पूछेगा ए का वैल्यू बताओ, ए का डायमेंशन बताओ, क्योंकि हमें ये पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेट होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए, उनके यूनिट सेम होनी चाहिए, डायमेंशनली वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी हम दोनों को क्या कर सकते हैं, उनको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, इसका डायमेंशन क्या मेरे पास में LT-1 है वेलोसिटी का। ठीक है, ए का मुझे नहीं पता है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। x यानी कि इसने दिया है डिस्प्लेसमेंट है,
तो ये मेरे पास में डायमेंशन इसका लेंथ हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का जो डायमेंशन होगा, ए का जो डायमेंशन होगा यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए, तो ये एल यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल, ऊपर कटेगा तो ये मेरे पास में आ गया टी माइनस वन। तो आपका आंसर क्या है, टी माइनस वन। तो इस तरह से आपने ये जो क्वांटिटी यहाँ पर गिवन थी या फिर जो वेरिएबल आपको गिवन था, ए वेरिएबल था, उससे आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। ये तो बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन आपको मैंने करवाया, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाता हूं अब मैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझो कि मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर में गिवन है x दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस में बी टी क्यूब, ये आपके पास में गिवन है। अब यहां पर आप लोगों को गिवन था क्वेश्चन के अंदर में कि x जो है वो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, t मेरे पास में टाइम है, ये भी t मेरे पास में क्या टाइम है, और a जो है मेरे पास में ये और ये मेरे पास में कोई वेरिएबल है, यानी कि जिसका डायमेंशन मेरे को नहीं पता, मुझे निकालने के लिए बोला कि ए का डायमेंशन निकालो और बी का डायमेंशन निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। देखो अब इतना तो आपको समझ में आता होगा कि भाई ये समेशन यहां पर आ गया, अब सम आ गया, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का तो फॉलो होना ही होना है, ठीक है भाई, इतना भी समझ में आता है। और ये इक्वेशन को इक्वेट करके दिखा रहा है, यानी कि दोनों साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास में राइट हैंड साइड के बराबर भी है, दोनों साइड इक्वल है। यानी कि जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस होंगे, जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन होंगे, वही मेरे पास में राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन होने चाहिए। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में क्या है, एक्स है, और एक्स का डायमेंशन जो है मेरे पास में वो लेंथ है। अगर इसका लेंथ आ गया मेरे पास में, एक्स का लेंथ आ गया है, तो ये जो पूरा क्वांटिटी है इसका भी क्या होना चाहिए, लेंथ ही होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है इसका भी क्या होना चाहिए, लेंथ ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई मैं चिन्नी को चिन्नी के अंदर में जोड़ सकता हूं, चिन्नी के अंदर में कपड़ा नहीं जोड़ सकता, यानी कि वेट मास के अंदर में मैं लेंथ को नहीं जोड़ सकता। तो ये जुड़ेंगे, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होनी चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। और ये डायमेंशनली अगर करेक्ट करना है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जिसका आप इजीली निकाल पा रहे हो उसको लिखो और फिर उसको कंपेयर कर लो कि अच्छा ये इसके साथ में इसका डायमेंशन भी ये होगा और इसका डायमेंशन भी मेरे पास में यही होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो ए टी स्क्वायर, तो हम यहां पर ए टी स्क्वायर जो यहां पर गिवन है ए टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन आप लोग के पास में क्या आ गया, ये आ गया लेंथ, यही आएगा मेरे पास में। क्यों, क्योंकि हमने अभी ये सारी कहानी यहां पर समझी है। और यहां पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि बी टी थ्री, यानी कि इसका जो मेरे पास में डायमेंशन है वो भी क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पर आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास में क्या बना, इसका पूरा डायमेंशन लिखोगे दैट इज इक्वल टू ए, और टाइम का मेरे पास में टी स्क्वायर आप लिख सकते हो। इधर आप लिखोगे कि अंदर वाले का b बाहर ले लो मैं, जिसका मुझे डायमेंशन पता नहीं है, t के क्यूब में यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। तो a को यहां से आप डिवाइड इसके निकालोगे तो यहां पे आपके पास में क्या बचा भैया, दिस कैन बी रिटन एज a, ये t जो इस साइड में आ जाएगा दैट इज एल टी माइनस टू। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेरिजन करने के बाद में b की वैल्यू जो आएगी दैट इज एल टी माइनस थ्री, ये t जो है यहाँ पर चला जाएगा नीचे, ऊपर लिखोगे तो t माइनस थ्री के फॉर्म में लिख दोगे। तो यहाँ पर b का जो डायमेंशन आया दैट इज एल टी माइनस थ्री, और यहाँ पर a का जो डायमेंशन आया दैट इज एल टी माइनस टू। तो यहाँ से कंसेप्ट समझना कि हमने किसका यूज किया, सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पर यूज किया। फिर दूसरा, अगर ये मेरे पास में फॉर्मूला करेक्ट है, क्वेश्चन के अंदर मैं ये होना कि फॉर्मूला मेरा करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना चाहिए, उनको इक्वल रखना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होता है, सही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट इसके अंदर में पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहाँ चला गया भाई, प्रीवियस में जुड़ गया पेज, चलो कोई नहीं। यहां पर मेरे पास में आ गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम, यानी कि कोई भी वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रही है, जो क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है। और वो जो वैल्यूज दे रखी है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है ये। और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन ना बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आप इसके डायरेक्टली भी याद कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली इसका लगाओगे अपने एग्जाम के अंदर में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास में आया कि v जो मेरे पास में है, जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इक्वल टू a प्लस में बी टी प्लस में c डिवाइडेड बाई d प्लस में t। अब समझो यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि a b c
और डी, ये मेरे पास में कोई भी वेरिएबल है, कोई भी क्वांटिटीज हैं जिनके मुझे क्या निकालने, डायमेंशंस निकालने। बस इतनी सी बात आपको गिवन है ये। अब कैसे इसको अप्रोच करेंगे, समझो इसकी चीज को, कि v मेरे पास में क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो मुझे दो चीजें पता है कि जब भी हम अप्रोच करते हैं अपने टाइप 4 के क्वेश्चंस को लेकर, तो उसके अंदर में पहली चीज तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे फॉलो करवानी होती है, और दूसरा उसके अंदर में जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे इक्वेट करनी होती है राइट हैंड साइड के अंदर में। अगर ये इक्वेट हो रही है तो वो अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो करता हुआ आना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहां कहां पर लग सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि भाई ये मेरे पास में एक प्लस का निशान आ गया, यहां पर मेरे पास में प्लस का निशान आ गया, और यहां पर मेरे पास में एक प्लस का निशान आ गया। ठीक, अब कौन से को मैं सोल्व करूं भाई, सभी के डायमेंशन तो मेरे पास में क्या रहेंगे, इसका डायमेंशन ले लो, इसके डायमेंशन ले लो, और ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी जो क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन एक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि प्लस से प्लस तक चलना होता है। इस प्लस के अंदर में जो भी टर्म है वो, फिर आप प्लस पे जाओ, यहां पे जो टर्म है वो, तो ये इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन वो हमारे पास में सेम होने चाहिए। तो ये कंप्लीट मेरे पास में क्या एक टर्म बनी हुई है, c डिवाइडेड बाय d प्लस टी, पूरी एक टर्म मेरे पास में बनी हुई है। एक टर्म मेरे पास में ये हो गया, एक टर्म मेरे पास में ये हो गया, और तीसरा टर्म मेरे पास में यहां पर हो गया। अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। समझते हैं इसको, कि मेरे पास में वेलोसिटी था, लेफ्ट हैंड साइड के मैं डायमेंशंस को लिखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में वेलोसिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास में डायमेंशन आया, दैट इज LT-1। ठीक है, यहां तक समझ में आती है। अब जो यहां पर a था मेरे पास, तो a खाली सिंपली मेरे पास में लिखा हुआ है ये, तो जो डायमेंशन मेरे पास में यहां पर है वही इस पर्टिकुलर टर्म का भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, यानी कि पहली टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सबके डायमेंशन सेम होंगे तभी जुड़ सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इक्वेट करना यानी कि करेक्टनेस करनी है, तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड के साथ में उसके डायमेंशंस को इक्वेट भी करना पड़ेगा, सेम होंगे इंडिविजुअल टर्म्स के भी। यानी कि भाई ये मैं मान लो 1 किलो चीनी, ये 2 किलो चीनी और ये 3 किलो चीनी जोड़ रहा हूं ना, तो सारे मास ही तो हैं, मास ही आपस में जुड़ेंगे। ये नहीं कि ये मेरे पास में ये हो जाए कि 3 मीटर कपड़ा बीच में आ गया, नहीं ऐसे नहीं जुड़ेगा भाई, गलत हो जाएगा आपका। अभी तक आपको समझ में भी आ चुकी हैं ये सारी चीजें, लेकिन बार बार मैं इन चीजों पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो गलतियां आप लोग यहीं पर करते हैं। ठीक है, इतना मैं IIT के बच्चों को जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत ही मतलब बच्चों वाली नॉलेज होती है उनको, एक एक चीज उनको समझानी पड़ती है पकड़ के, भाई ये गलती मत करना। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद चाहता हूं, आप लोगों को बेशक जरूर पता है ये चीजें, लेकिन बार बार आपके दिमाग के अंदर में चीजें पड़ेंगी ना, तो आप इन गलतियों से बचोगे। तो उन गलतियों से बचना है, आपके आंसर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके आंसर आपकी आंखों के सामने होंगे। तो मैं पहली टर्म उठाता हूं ए के डायमेंशन को लेके, तो ए का डायमेंशन बी वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, तो ये आ गया मेरे पास में LT-1। दूसरी टर्म उठाता हूं, दूसरी टर्म मेरे पास में BT है, इसका डायमेंशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू LT-1। लेकिन मुझे BT का नहीं निकालना ना, मुझे तो निकालना खाली B का। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो B, और ये मेरे पास में टाइम का डायमेंशन T आ गया, और इधर है मेरे पास में LT-1। तो B का डायमेंशन क्या आ जाएगा भाई, ये T मेरे पास में यहां जाएगा, तो T इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन गया ये LT-2। ये मेरे पास में B के डायमेंशन यहां पर आपके पास में आ जाएंगे। B का डायमेंशन आया, LT-2 आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे क्या निकालना है, C का डायमेंशन निकालना है। अब कहानी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो है यहां से शुरू होती है। अब एक जगह पे और मुझे यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता हुआ दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है भाई, ये देखो, ये मेरे पास में टाइम है, यहां पर मेरे पास में टाइम गिवन है, और टाइम के अंदर में मैंने डी को जोड़ा हुआ है। अब दो चीज आपस में कब जुड़ सकती हैं, जब उनके डायमेंशंस मेरे पास में क्या हो, सेम हो। तो टाइम का जो डायमेंशन है और ये प्लस आपने लगा दिया, तो अगर डी का भी डायमेंशन टाइम ही रहा होगा तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, वरना नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही होना चाहिए कि दो के तभी जुड़ सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही राह में जा रहा है। ठीक है, तो डी का डायमेंशन मुझे पता लग गया कि इसका डायमेंशन क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा, खाली टाइम इसका आ गया। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास में क्या आया कि सी, ये मुझे पता लग गया, नीचे इसका डायमेंशन क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि मेरे पास में टी में डी जोड़ रहा हूं तो भी इसका जो डायमेंशन पूरा रहेगा वो
टाइम ही रहने वाला है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके अंदर में। तो नीचे मेरे पास में यूनिट आई इसकी कि कंप्लीट जो है लाइक क्वांटिटीज हैं तभी जोड़ सकता हूं। तो नीचे मुझे टाइम मिल गया और इस पूरे का डायमेंशन, क्योंकि ये अपने आप में क्या एक टर्म है, टर्म नंबर 3 है, तो टर्म नंबर 3 होने के कारण में इसका डायमेंशन भी वही होगा जो यहाँ पर मेरे पास में वेलोसिटी का होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं LT-1। आई होप ये समझ में आ रही होगी कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये अपने आप एक टर्म बनी हुई है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और सभी को हम जोड़ रहे हैं, तो सभी को जोड़ रहे हैं, सभी के डायमेंशन भी सेम होंगे। इस कंप्लीट टर्म का C/D+T का डायमेंशन जो है वो LT-1 होना चाहिए। तो LT-1 होने से यहाँ पर मेरे पास में C की वैल्यू जो आई है LT- में, ये इधर जाएगा T1 और यहाँ पर T, तो C का डायमेंशन मेरे पास में क्या आ गया, L आ गया। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो क्या बन रहा है भाई, कि मेरे पास में A की वैल्यू क्या आई है, जल्दी बताओ। A की वैल्यू आई मेरे पास में LT-1, B की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है, B की वैल्यू मेरे पास में आई है LT-2, D की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, T आ गई है, और C की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, L आ गई है। अगर ये आपके पास में आ रहे हैं तो आपके आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बस कंसेप्ट क्या था वो समझ लेना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये बोला था CD+T है, तो ये दोनों मिलके अपना जो सेम डायमेंशन रखेंगे और वो सेम डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा, तभी आप इन चीजों को जोड़ सकते हैं, वरना आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन था, आप इसको एक बार जरूर अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर में चलता हूं मैं। देखो करने को तो हम कितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर में कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को इसका काम देता हूं, यानी कि घर से करने के लिए आपके जो इसको चेक करेंगे, घर से कर लो, जैसे भी आप लोगों को समय लगे कर लो भाई, उसको बस कर लो आप लोग, छोड़ना नहीं यार कोई भी क्वेश्चन। P मेरे पास में गिवन है, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, जो मेरे पास में क्वेश्चन है बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है ये भी भाई, दिया गया राइट डायमेंशन इन A/B। A/B की फॉर्म में लिखने आपको किसको, जो डायमेंशंस आपके पास में आएंगे, एक रिलेशन आपको दी गई है, रिलेशन दी गई है P दैट इज इक्वल टू Q माइनस में T² डिवाइडेड बाई BX, ये आपके पास में गिवन है, जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि P जो है मेरे पास में ये क्या है, मोमेंटम है, ये मेरे पास में मोमेंटम गिवन है, और X जो है ये यहां पर दी गई है डिस्प्लेसमेंट, और T जो है ये यहां पर दिया गया है टाइम। अब यहां पर पूछा क्या गया है, ये मेरे पास, सॉरी ये A है भाई, A माइनस में T² डिवाइड बाई B इंटू में X गिवन है। अब आपको जो निकालना है ना वो A और B के रेशो को निकालना है। अब A होता तो हम डायरेक्टली उसके अंदर में बोल देते भाई टाइम के 2 डायमेंशन रखते हैं, ठीक, लेकिन इसने इसका रेशो पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर में आराम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बड़े मजे के साथ में सोल्व करेंगे। मुझे ये पता है कि जो मोमेंटम होता है मेरे पास में, यानी कि पहले इसकी कंडीशन मैं निकालूं, ए की डायमेंशन को निकालने की कोशिश करूं, तो ए के डायमेंशन को निकालने के लिए मुझे 2 लॉज का बहुत अच्छे से पता है, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि टाइप 4 के क्वेश्चंस को मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही ज्यादातर जरूरत पड़ती है, वहां पर उनका हमें बार बार यूज करना पड़ता है। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करूंगा, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, और देखेंगे इसके अंदर में जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी मुझे। तो यहां पर मैंने कहा कि P इक्वल टू A और T मेरे पास में क्यों नहीं, यानी कि मैं A माइनस में T² को लिख सकता हूं, क्योंकि A निकालने के लिए मैं डायरेक्टली इसका यूज कर सकता हूं। तो यहां से आपके पास में आया कि भाई 2 चीजें आपस में कब सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जब उनके डायमेंशन मेरे पास में सेम हो। T² का डायमेंशन क्या है, टाइम का 2², तो ये भी मेरे पास में कहीं ना कहीं टाइम का 2² ही रखता होगा। तो A का मेरे पास में डायमेंशन क्या आ गया, यहां पर आपने लिखा कि इसके डायमेंशन मेरे पास में T² आ गया, क्योंकि सेम क्वांटिटी जो है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक क्वांटिटी है, ये नीचे मेरे पास में एक क्वांटिटी है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग कहां पर रहा है, यहां पर मेरे पास में माइनस का निशान है, तो इसलिए मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर लगाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, अब B के लिए मैं क्या करूं, तो मुझे ये पता लग गया कि ऊपर जो है, जो मेरे पास में A माइनस में T² है, A माइनस में T² है, और नीचे मेरे पास में BX है, और यहां पर मेरे पास में क्या है, मोमेंटम है, दैट इज मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू में वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, MLT-1 हो गया मेरे पास में। इतना तो सिंपल समझ में आता है ना, बेसिक बेसिक चीजें यार, ये तो मास इंटू में वेलोसिटी है, तो मास का मेरे पास में M आ गया, वेलोसिटी का LT-1 होता है। ठीक, अब ये देखो कि ऊपर जो था इसके डायमेंशन क्या हो गया, A माइनस में T² है, तो इसका डायमेंशन मेरे पास में T² हो गया, कंप्लीट का डायमेंशन, क्योंकि सेम क्वांटिटीज आपस में जुड़ सकती हैं तभी मैं उसको लिख सकता हूं सेम, तो A माइनस T² को मैंने T² लिख दिया।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करवाने के लिए। और नीचे मैंने क्या किया, बी है, एक्स मेरे को दे रखी है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसके अंदर में लेंथ का डायमेंशन आएगा। और ये इक्वेट किसके करनी है, जो मेरे पास में मोमेंटम गिवन था, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ mlt माइनस 1। अब यहाँ से सोल्व करो जल्दी से। तो b की वैल्यू आप लोग के पास में जब सोल्व करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, b की वैल्यू आपके पास में आएगी m माइनस में 1, l माइनस में 2 और t की पावर 3 आ जाएगी। अब क्या मेरे से a पूछा था या b पूछा था? a पूछा था या b पूछा था? कुछ नहीं पूछा था, इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो रेशियो पूछा है तो a बाई बी कर दो, तो a मेरे पास में क्या आ गई, टी स्क्वेयर आ गई है। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, m माइनस में 1, l माइनस में 2 और t की पावर 3 आई है। तो यहां से आपके पास में आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस में 1। अगर ये आएगा तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो बस कुछ नहीं, इसके अंदर में वही बार बार आप लोग को जरूरत पड़ेगी कि सेम क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो, सेम क्वांटिटीज को आप माइनस कर सकते हो। इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं इस कंसेप्ट को। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप इसको करके लेके आएंगे, मेरे को इसका आंसर जरूर बताएंगे कि मुझे ए और बी के डायमेंशंस बताने हैं। फिर से वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ए बाई बी के डायमेंशन बता रहे हैं, जिसके अंदर में मुझे एक फोर्स दे रखी है, फोर्स दैट इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वायर, जिसमें आप लोगों को गिवन है कि ये मेरे पास में फोर्स जिसका डायमेंशन आप लोगों को पता है कि ये होता है एम एल टी माइनस में 2 होता है। एक्स मेरे पास में गिवन है क्या, डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों को इसका डायमेंशन पता होगा, लेंथ होता है। टाइम मेरे पास में टी, इसके डायमेंशन होते हैं। आपको ए का और बी का इनके डायमेंशन निकालने हैं, फिर उनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और मुझे इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताएं। बड़ी खुशी होगी ये चीज सुनकर आप लोगों से और देखकर। ठीक, तो ये जितना भी आप लोग का डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने सारे आप लोग के कवर कर लिए। जितने भी टाइप इसके अंदर में बन सकते थे सारे मैंने इसके कवर कर लिए हैं। आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको जो सीट मिली है टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, या जहां पर भी जो भी सोर्सेज आप लोग के पास में है, वहां पर जो टेलीग्राम या फिर जो कंटेंट वाइज जहां पर आपको मिल रहा है, वहां पर जाइए। इस सीट को यूनिट 1 की जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं वो डाउनलोड कीजिए। वहां से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो डायमेंशंस के अंदर में मैंने मेंशन किए हुए हैं, अलग से उसका जो टॉपिक बना हुआ है डायमेंशंस का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, टाइप 1 क्या बोल रहा है, टाइप 2 क्या बोल रहा है, टाइप 3 क्या बोल रहा है, टाइप 4 क्या बोल रहा है। क्विक रिविजन मैं आप लोगों को देता हूं। टाइप 1 में हमने करेक्टनेस के बारे में बात करी थी। करेक्टनेस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो सारे मेरे पास में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, तभी आप उसको करेक्ट बोल सकते हैं। दूसरे में हमने फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था। कैसे किया था, हम ए मान लेते थे, बी मान लेते थे, सी मान लेते थे, फिर हम देखते थे कि ए की पावर क्या आई, बी की पावर क्या आई, सी की पावर क्या आई, वो सारे हमने कंपेरिजन किए। फिर तीसरा जो हमने देखा, उसके अंदर में हमने देखा कि अगर मान लो फंडामेंटल यूनिट जैसे फोर्स है उसी को फंडामेंटल यूनिट मान लो, जो एक्सेलेरेशन है उसी को फंडामेंटल यूनिट मान दो, लेंथ को मान लो, तो मैं कैसे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता हूं, चाहे मास हो या कुछ भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाए। फोर्थ के अंदर में हमने देखा कि मुझे वेरिएबल्स यानी कि जो कांस्टेंट दे रखे जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे बोला जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर में टाइप 4 से ही बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको दो प्रिंसिपल पता हो। कौन कौन से प्रिंसिपल पता होने चाहिए भाई, पहला तो मेरे पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मेरे पास में इक्वेशन जो है करेक्ट है तो दोनों सेम होंगी, और जो इंडिविजुअल मान लो उसके अंदर में टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस भी मेरे पास में सेम है। तो ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें डिफाइन करता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम बात करेंगे जो हमारे पास में मेजरमेंट है। मेजरमेंट के अंदर में क्या क्या आ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में हम सबसे पहले देखेंगे जो एरर होते हैं वो देखेंगे, दूसरा जो होता है हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा जो टॉपिक होगा इसके अंदर में हम देखेंगे जो राउंडिंग ऑफ है वो देखेंगे। बहुत ही सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। और इसके बाद में सबसे खूबसूरत टॉपिक आएंगे वर्नियर कैलिपर, और दूसरा आएगा स्क्रू गेज। दोनों ही टॉपिक्स के अंदर में मैक्सिमम लोग अपने क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि लिस्ट काउंट क्या होता है। समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।